हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए 17 सितंबर 2024 को जो टैक्स का पेपर हुआ था, हम उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पेपर कैसा था, कौन से चैप्टर से था, इजी था, टफ था, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया था, ये सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये एप्लीकेबल है जिन्होंने सितंबर 24 में एग्जाम दी थी उनके लिए, एंड जनवरी 25। अगर आपकी एग्जाम जनवरी 25 में है तो आप भी ये जो है ये डिस्कशन आप जो है आप सुन सकते हो, देख सकते हो, एंड इसका सॉल्यूशन आप रेफर कर सकते हो। जनवरी 25 के लिए भी जो प्रीवियस ईयर होगा वो होगा आपका 23-24, एंड असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 24-25। लेकिन जिनकी एग्जाम मई 25 ऑनवर्ड्स है, मई 25 सितंबर 25 ऑनवर्ड्स जो एग्जाम्स है मई 25 ऑनवर्ड्स, उनके लिए जो प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर वो होगा 24-25। ठीक है, तो उनके लिए ये जो है यहाँ प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा, एंड इवन कुछ अमेंडमेंट भी होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये जनवरी 25 के बच्चे भी रेफर कर सकते हैं सॉल्यूशन जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एमसीक्यूज जो है उसको हमने अलग से डिस्कशन करा है। ये जो है ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था डीटी में कंपलसरी क्वेश्चन था इनकम टैक्स का, जो 15 मार्क के लिए आया था। और इसमें सबसे पहला हम चेक करते हैं पूछा गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो देखकर तो पीछे आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो पूछा गया है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। आपको टोटल इनकम निकालनी है एंड टैक्स निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 by Mr. Raman under the default tax regime and under the optional tax regime as per the normal provisions of the act। तो आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशन लेकर आने हैं। एक लेकर आना है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 115 बीएससी सॉल्व कर रहा है, और दूसरा ऑप्शनल मतलब आपको रेगुलर टैक्स रिजिम, मतलब दोनों मेथड से सॉल्व करना है। एंड इवन आपको ये भी बताना है विच ऑप्शन इज एडवांटेजेस टू मिस्टर रमन। तो एसएससी कौन है, मिस्टर रमन है, उसके लिए आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम भी सॉल्व करना है, ऑप्शनल टैक्स रिजिम भी सॉल्व करना है, और बताना है कि आपका टैक्स लोएस्ट कहाँ आएगा, जो वो होगा वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मोटा मोटा अगर देखिए तो देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, यहाँ जो नोटिंग करी हुई है वो मेरी नहीं है, ये जिस स्टूडेंट ने मुझे भेजा था उसकी नोटिंग है। और फिर यहाँ पर देखो कुछ एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एडजस्टमेंट है, एंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये भी कुछ 7 है। यस, 7 एडजस्टमेंट है। तो देखो कुछ 7 एडजस्टमेंट दी है, कुछ 7 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, और क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। सबसे पहला क्या लिखा है, मिस्टर रमन और रेसिडेंट इंडिविजुअल। मिस्टर रमन जो है ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी रमन, और ये कौन है, रेसिडेंट है और एजेड 62 ईयर्स है। तो मिस्टर रमन रेसिडेंट है, एजेड 62 ईयर्स है, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर है, वो एक मैन्युफैक्चरर है, एंड सेल ऑफ द स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर बाइक्स एज अ प्रोपराइटर। ठीक है, तो उसका वो बिजनेस चलाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन अ मर्केंटाइल बेसिस, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है। दिस बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2 स्टोरीड कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम। ये जो बिजनेस है वो क्या करता है, दो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है जो उसकी है, और उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। फर्स्ट फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन आगे शायद कहीं लिखी हो। तो द बिजनेस इज कैरिड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 2 स्टोरीड कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ विच इज 8 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2023। जिसकी डब्ल्यूडीवी आपको कितनी दी है फर्स्ट अप्रैल 23 को, 8 लाख रुपीज। ही प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स ऑन अक्रूवल बेसिस, वो अक्रूवल बेसिस पर अपना अकाउंट जो है प्रिपेयर करता है, वो आगे भी लिखा था। The statement of P&L profit and loss account for the previous year ended 31st March 2024 shows a net profit of 9.25 lakh before taxation and depreciation, but after debiting and crediting the following item। अब बोलो आपको क्या दिया है, उसने अक्रूवल बेसिस पर अपना अकाउंटिंग करा है, और आपको P&L अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24, which shows आपको नेट प्रॉफिट दिया है 9.25 लाख, उसका नेट प्रॉफिट है, बट इट इज बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। अब यहां तक पढ़ के मेरे को बोलो क्या क्या इंफॉर्मेशन। तो मिस्टर रमन रेसिडेंट है, 62 ईयर्स का रेसिडेंट है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तीसरा मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, चौथा ग्राउंड फ्लोर पर अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, और उसका फर्स्ट फ्लोर जो है उसके बारे में आगे शायद ये देखो,
ही लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग। मेरे को बोलना 2 मंजिला इमारत है, 2 फ्लोर बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें उसने खुद ने ऑक्यूपाई किया है, अपना बिजनेस कर रहा है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो उसने लेट आउट किया हुआ है, भाड़े पर दिया हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है। तो business is carried out on the ground floor of a two-storied commercial building owned by him, the written down value of which is 8 lakh as on 1st April 23। ठीक है, जिसके WDV दी है 8 लाख रुपए as on 1st April 2023। अब आगे बात करते हैं ई प्रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है, ये सब हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, आपका नेट प्रॉफिट अब यहाँ से स्टार्ट करोगे 9.25 लाख रुपीज, 9,25,000 उसका नेट प्रॉफिट है। आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करना है 115 BAC के हिसाब से, एंड इवन आपको सॉल्व करना है रेगुलर टैक्स रीजन के हिसाब से। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जो आपको दोनों मेथड से बोलते जाऊंगा। 115 BAC है तो इम्पैक्ट क्या आएगा, रेगुलर तो इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ वो 115 BAC की नोटिंग यहाँ पर करता हूँ, रेगुलर की नोटिंग मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करोगे, जो भी सिस्टम से आप पहला सॉल्व करना चाहो, आप 9,25,000 का प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे। एंड ये जो 9,25,000 है, ये कैसे आया, आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, 9,25,000 कैसे आया, ये आया आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। हाँ, तो अब मेरे को बोलना कितनी आइटम्स दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के डेबिट क्रेडिट। मतलब अगर यहाँ पर मान लो कोई इनकम लिखी है तो पीएनएल की क्रेडिट में क्रेडिटेड, इट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। एंड अगर कोई एक्सपेंस लिखे तो पीएनएल के डेबिट साइड लिखे गए होंगे। ठीक है, अब आगे लिखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होगा, ये पीएनएल की डेबिट क्रेडिट में नहीं लिखा, ये एडजस्टमेंट करना बाकी है। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड आइटम्स के जैसा ट्रीट करो आप, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होगा। ठीक है, तभी तो एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को बताना सबसे पहला मिस्टर रमन, ये हो गया हमारा फर्स्ट पैरा पढ़ गया। ऊपर क्या क्या लिखा था, रेसिडेंटल 60 डेज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मर्केंटाइल सिस्टम नेट प्रॉफिट दिया। अब सबसे पहला एडजस्टमेंट, अब स्टार्ट करोगे नेट प्रॉफिट 9,25,000 से। क्या लिखा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट या क्रेडिट साइड। बोलो क्या, कहाँ लिखा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं डेबिट साइड लिखा होगा डेफिनेटली। इट इंक्लूड्स, उसमें 2,40,000 था, क्या था, बीइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ फॉरेन टूर। फॉरेन टूर पर क्या था, टू ताइवान फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस एग्जीबिशन एंड मीटिंग विद द वेंडर। ठीक है, तो वो फॉरेन टूर की एक्सपेंसेस है। आउट ऑफ विच 40,000 इज इनकर्ड इन इंडियन करेंसी एंड 2 लाख इज इनकर्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो टोटल 2,40,000 का खर्चा हो गया फॉरेन टूर पर, जो वो गया था ताइवान। उसमें से 40,000 इंडियन करेंसी में, 2 लाख फॉरेन करेंसी में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मिस्टर रमन हैज स्पेंट 10 डेज इन ताइवान। बोलो कितने दिन रहा था वहां, 10 दिन। आउट ऑफ विच 4 डेज वर यूटिलाइज्ड बाय हिम फॉर अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ द वेंडर्स। उसमें से 10 दिन में से 4 दिन जो था ना, 4 दिन वो वहां पर था फॉर अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी ऑफ द वेंडर्स सन। वो वेंडर को मिलने गया था टू ताइवान। ठीक है, अटेंडिंग बिजनेस मीटिंग विद द वेंडर, वेंडर को मिलने गया था। अब वेंडर की बेटे की शादी है, और शादी के लिए 4 दिन रुक गया था वो। बोलो आपको ये कह रहे हैं 4 दिन जो है वो शादी के लिए रुक गया था आउट ऑफ 10 डेज। तो मेरे को बोलना इसमें से बिजनेस के लिए कितना रुका रहेगा, 6 दिन, और बाकी जो 4 दिन है वो पर्सनल एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो इसका मतलब 4 आउट ऑफ 10 डेज ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, या आप बोल दो 40%। और 6 आउट ऑफ 10, 4 डेज वर यूटिलाइज्ड बाय हिम फॉर अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी ऑफ वेंडर्स। 6 आउट ऑफ 10 ये बिजनेस एक्सपेंसेस। तो क्या करोगे, पीएनएल की डेबिट साइड लिखा है, अब आप 115 BAC में रहो, रेगुलर रिजी में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड डिसअलाउड है, पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ी अलाउड होंगे। तो ये जो 2,40,000 है, 2,40,000 इसका 40%, 96,000 जो है ये एड बैक हो जाएगा, बिकॉज इट हैज बीन डेबिटेड टू द पीएनएल। आप कोई भी सिस्टम में रहो, दोनों साइड ऐड हो जाएगा। बोलो अग्री करते हो इस बात से। ठीक है, तो यहाँ रहो या यहाँ रहो, 96,000 जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 9,525 पेड टुवर्ड्स, बोलो इंटरेस्ट ऑन डिलेइंग डिपॉजिट ऑफ जीएसटी। अगर इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स होता तो डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि इनकम टैक्स खुद डिसअलाउड है। बोलो जीएसटी अलाउड है, एंड इवन बोलो उसकी इंटरेस्ट अलाउड है, पेनल्टी डिसअलाउड है। क्या ये इंटरेस्ट अलाउड है, हाँ अलाउड है। इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे इंक्लूड किया है, पीएनएल की डेबिट साइड लिखा है। बोलो क्या होगा, ये दोनों में अलाउड है, इसका कुछ नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इस पर, ये वैसे भी अलाउड है और आपने पीएनएल डेबिट साइड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ रुपीज 3,88,000 पेड टू एनआर। बोलो किसको दिया है, नॉन रेजिडेंट को। जनरल एक्सपेंसेस जो है इसमें इंक्लूड होता है 3,88,000 जो पेड है एनआर को एज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो हमने
किसी को 3,88,000, किसको मतलब एनआर को पे किया 3,88,000 फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड इट इज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स अगर आपको याद हो एनआर को है तो 40 स्मॉल ए 1 है एंड अगर आर को तो 40 स्मॉल ए 1 है। और क्या होता है अगर एनआर के केस में टैक्स डिडक्टेड ही नहीं हुआ तो टैक्स नॉट डिडक्टेड रहेगा तो 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। तो 3,88,000 क्या हो जाएगा एड बैक, ठीक है पूरा डिसअलाउड है 3.88 लाख, 3,88,000 जो है ये दोनों साइड एड बैक हो जाएगा। 3,88,000 एड बैक, यहाँ पर भी बोलो 3,88,000 डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 स्मॉल ए 1, तो ये एड बैक हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट ऐड करना है, सेकंड का कुछ नहीं कर रहे हैं, थर्ड एडजस्टमेंट दोनों में ऐड होगा, ठीक है चाहे 115 बीएसी रहो या इधर रहो। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 66,000 फॉर द एंटायर बिल्डिंग। भाई गौर करना, फॉर द एंटायर बिल्डिंग। आपको याद है इसका बिल्डिंग का क्या चक्कर था, इसकी बिल्डिंग 2 मंजिला थी, 2 फ्लोर बिल्डिंग थी, उसमें से ग्राउंड फ्लोर पर ये अपना बेसिस कर रहा है और जो फर्स्ट फ्लोर है बोलो उसका क्या किया था उसने, उसने जो है फर्स्ट फ्लोर उसने भाड़े पर दे रखा है, ठीक है जो आगे इन्फॉर्मेशन दी है, ही लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग टू मिस्टर अमन। तो फर्स्ट फ्लोर जो उसने भाड़े पर दिया है। अब मेरे को बोलना ये जो एंटायर बिल्डिंग है इसका रिमेन अनपेड टिल 31 मार्च 2000। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये 43 बी में और तो कहीं आता नहीं है, इस पर कोई और भी सेक्शन नहीं है जहां पर ऐसे लिखा हो कि पेड होना चाहिए, ठीक है तो इन माय ओपिनियन बोलो ये अलाउड होना चाहिए। बट ये पूरे बिल्डिंग का है और आप बोलो बिजनेस के लिए कितना ऑक्यूपाई कर रहे हो, हाफ बिल्डिंग, बाकी हाफ तो लेट आउट है। तो बोलो हाफ जो है ना 33,000 जो खुद का बिजनेस कर रहे हो ना एसओपी बी उसके लिए हाफ अलाउड होना चाहिए और बाकी एलओपी वाला डिसअलाउड होना चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखा है तो बोलो कितना डिसअलाउड होना चाहिए 33,000। तो वो डिसअलाउड मतलब एड बैक हो जाएगा दोनों साइड, चाहे 115 बीएसी में रहो या इधर रहो, और बाकी 33,000 अलाउड है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये जो एलओपी वाला है ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज उसने लेट आउट किया है तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा और आईएफएचपी में से लेस होना चाहिए, बट वहां पर फायर इंश्योरेंस के लिए कोई सेपरेट डिडक्शन नहीं है, वहां म्युनिसिपल टैक्स लेस होता है, इंटरेस्ट लेस होता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होता है। तो इन शॉर्ट ये यहाँ एड बैक हो जाएगा बट इसका कहीं कोई और जगह डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है चेक करना जरा। अब तक जो हुआ वो 96 ऐड हुआ दोनों साइड, फिर अलाउड है दोनों, कुछ नहीं करना, 388 ऐड हुआ, 33 ऐड हुआ दोनों साइड। अब तक का दो क्वेश्चन सेम है। अब आगे एक्सपेंडिचर ऑफ 75,000 वाज पेड, आपने 75,000 का एक्सपेंडिचर पे किया है, पेड टू अ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन विच इज अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। आपने एक्सपेंडिचर किया है मतलब डोनेशन दिया है टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, बोलो डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अंडर सेक्शन 35, तो वो अलाउड होता है, इसका कुछ नहीं करना होता। मैं रेगुलर टैक्स रीजन मैंने राइट हैंड साइड लिखी है याद रखना। तो मेरे को बोलो 115 बीएसी, ये 115 बीएसी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ और राइट हैंड साइड रेगुलर, तो बोलो रेगुलर टैक्स रिजिम में वो अलाउड है, उसका कुछ भी नहीं करना। बट आपको याद हो 115 बीएसी में जो है कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स इन हाउस अलाउड है, इन हाउस, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स डिसअलाउड है 75,000। अच्छा आगे हमने पढ़ा नहीं, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस 75,000 50,000 वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द परचेज ऑफ लैंड बाय द रिसर्च एसोसिएशन। अब रिसर्च एसोसिएशन इसका क्या करती है मुझे कुछ मालूम नहीं, ठीक है रिसर्च एसोसिएशन को जो करना हो करे। यहां अगर याद रखना यहाँ पर और यहाँ पर भी, यहाँ तो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर अलाउड नहीं है, और बोलो दोनों साइड अगर इन हाउस रिसर्च है इन हाउस तो कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड। भाई यहाँ इन हाउस रिसर्च नहीं हो रही है, यहाँ तो हमने उसको पैसा दे दिया, वो चाहे जो करे, बोलो ऐसा तो कहीं डिसअलाउंस था नहीं, तो कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर इधर डिसअलाउड है इधर अलाउड है। अब वो पैसा क्या यूज करता है हमको क्या लेना देना, हाँ क्या लेना देना मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए होना चाहिए। अब उसे लैंड खरीदेगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली कोई डिसअलाउंस नहीं है, तो चेक करना जरा। तो 1 2 3 और 4 का इंपैक्ट दोनों साइड सेम आएगा, चाहे 115 बीएससी में रहो या रेगुलर में रहो, लेकिन यहाँ देखो साइंटिफिक रिसर्च एड बैक हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट दिया है, ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सब प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिखी गई। अब यहाँ क्या लिखा है, ही लेट आउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस कमर्शियल बिल्डिंग, मतलब हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा टू मिस्टर अमन। हम किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रमन, भाई हम खुद रमन है यहाँ, ठीक है। तो ऑन 1 अप्रैल 2023 रिसीव्ड रेंट ऑफ रुपीज 35,000 पर मंथ, 35,000 का रेंट मिला है, मतलब साल का कितना मिला होगा 4,20,000, 1 अप्रैल को दिया है भाड़े पर। रिसीव्ड रेंट ऑफ 35,000 पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है रिलेटिंग टू बिल्डिंग, भाई पूरी बिल्डिंग का होगा ये, विच वेर इक्वली पेड बाय बोथ रमन। तो म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 है जो पूरी बिल्डिंग का है, और मेरे को बोलना दोनों इक्वली पे कर रहे हैं रमन एंड अमन, ठीक है। रमन कौन है जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
तो पूरी बिल्डिंग जो है उसका दो टुकड़े हो गए। मेरे को बोलना म्युनिसिपल टैक्स 10,000 कौन दे रहा है? अमन। एंड बाकी का म्युनिसिपल टैक्स का 10,000 बोलो कौन दे रहा है? रमन। ठीक है, ये रमन बिजनेस यूज कर रहा है, ये रमन की एलओपी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विच वर इक्वली पेड बाय रमन एंड रमन। रेंट रिसीव्ड, अच्छा मैं अज्यूम करता हूँ कि जो जिस हिस्से में रमन जो ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो रमन खुद पे कर रहा है, और जिस हिस्से को बोलो अमन ऑक्यूपाई कर रहा है, वो अमन खुद म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, तो 10,000 दोनों ने बांट लिया, मैं अपना देगा तू तेरा दे, तेरे हिस्से का। रेंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड एंड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 10,000 रिलेटिंग टू द ग्राउंड फ्लोर वाज डेबिटेड टू द पीएनएल। बोलो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड क्या लिखा होगा? रेंट रिसीव। ये रेंट इधर नहीं आएगा, डिसअलाउड होना चाहिए। इसका मतलब मैं 4,20,000 माइनस कर दूंगा दोनों साइड, चाहे 115 बीएसी में रहो, राइट हैंड साइड मैंने रेगुलर टैक्स रिजिम लिखी है, बोलो राइट है ये। अच्छा म्युनिसिपल टैक्सेस उसने कितना डेबिट किया है? 10,000 डेबिट किया है, 10,000। और मेरे को बोलो वो किसका डेबिट किया है? रिलेटिंग टू ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर। अब मेरे को बोलना क्या वो खुद के बिजनेस के लिए ऑक्यूपाई किया है? यस, तो वैसे भी अलाउड होना चाहिए, और उसने डेबिट भी किया है। अगर उसने 20,000 डेबिट किया होता ना तो हम 10,000 डिसअलाउ कर दे, क्योंकि बाकी का 10,000 इधर से लेस नहीं होगा। भाई उसने क्या किया है? प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड यही 10,000 लिखा है, और वो अलाउड है। बाकी का 10,000 उसने लिखा नहीं, अगर लिखा होता तो हम डिसअलाउ कर दे, क्योंकि वो एलओपी में से लेस होगा। तो मेरे को बोलना ये 10,000 का तो हो गया। अब जो ऊपर वाला 10,000 है जो एलओपी के रिलेटेड है, यहां उसने इंपैक्ट दी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और म्युनिसिपल टैक्स जो 10,000 है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी से लेस होना चाहिए, लेकिन कब? इफ इट वॉज पेड बाय ओनर, और हमारे केस में इट इज पेड बाय टेनेंट, है ना, तो इसका म्युनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी में लेस नहीं होगा। तो इसका हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, वो आएगा 4,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स नहीं होगा लेस, तो एनएवी आएगा सेम 4,20 माइनस डिडक्शन होगा 30%। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मुझे, अब देख लो, जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, आगे कहीं है नहीं। तो मेरे को बोला म्युनिसिपल टैक्स लेस हो गया, इंटरेस्ट नहीं है, 2,94,000। मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 2,94,000। ठीक है, 4,20,000 माइनस 30% ये 2,94,000। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गया 294। मेरा एक इनकम आ गया, ये जो है 294। ठीक है, ये एलओपी है। अब आगे, और उसमें 115 बीएसी का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, अब आगे, ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड। अच्छा, तो इसका अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या आएगा? दोनों साइड जो है -420 -420, एंड दोनों में हाउस प्रॉपर्टी 294 आंसर आ जाएगा। बाकी म्युनिसिपल टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब आगे, ही सोल्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर 44 लाख ऑन, सोल्ड है, सोल्ड ऑन 12 अप्रैल 2023, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में 23-24। ही हैड अक्वायर्ड द लैंड फॉर 40 लाख रुपीज ऑन 1 जनवरी 2022। हम लैंड बिल्डिंग के लिए कितना देखते हैं? 2 इयर्स, तो 1 जनवरी 22 से 24 तक बोलो, 1 जनवरी 24 तक अगर वो बेचता तो क्या होता? लॉन्ग टर्म होता। सॉरी, 1 जनवरी 24 तक बेचेगा तो शॉर्ट टर्म, 1 जनवरी 24 के बाद बेचेगा तो वो क्या होगा? लॉन्ग टर्म। अब बोलो वो तो उसके पहले ही बेच रहा है, हार्डली कुछ 1 या 1.5 साल के बाद बेच रहा है, तो बोलो शॉर्ट टर्म होगा। और शॉर्ट टर्म में क्या करोगे? 44 लाख माइनस 40 लाख, 4 लाख रुपीज का कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आएगा 4 लाख रुपीज का, है ना, ऑन सेल ऑफ लैंड। अच्छा, ये भी दोनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने क्या किया? गेन ऑफ रुपीज 4 लाख वॉज क्रेडिटेड। जो 4 लाख रुपए का गेन है उसने क्रेडिट किया, तो बोलो मैं लेस कर दूंगा। क्रेडिट साइड डिसअलाउड हो जाएगा भाई, ये पीजीबीपी इनकम थोड़ी ना है, तो लेस कर दो, चेक करो। ठीक है, तो मेरा अब तक का जो सॉल्यूशन है उसमें एक पॉइंट, ये 75,000 साइंटिफिक रिसर्च की वजह से डिफरेंस है। ठीक है, और तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो क्या लिखा है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? जो ऊपर लिखी हुई इन एडिशन टू दैट। अब इसका अजम्पशन हम हमेशा क्या लेंगे कि भाई ये जो है इसका वो पीएनएल से कोई लेना देना नहीं है। अगर होता ना तो ये आगे नहीं लिखा होता, 7 के बाद 8 9 10 वैसा लिखा होता, बट वैसा नहीं लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर रमन, रमन परचेज रॉ मटेरियल। ये रमन जो है रॉ मटेरियल परचेज किया, बोलो परचेज इसका फ्रॉम मेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज अब माइक्रो एंटरप्राइज फॉर रुपीज 49,000। इसने 49,000 का परचेज किया है। कब परचेज किया? ऑन मार्च 10 2024, 10 मार्च 24 को परचेज किया। ठीक है, कितने का? 49,000 का। और किसके पास से? अब माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज। तो 49,000 का परचेज किया है। हाउएवर, हाउएवर बोलो, द पेमेंट टू मेजर स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसके पास ही खरीदा वाज मेड ऑन, बोलो पेमेंट कब करा उसने? तो पेमेंट करा है इसने, पेमेंट वाज मेड ऑन 5 अप्रैल 2024 बाय चेक।
5 अप्रैल 2024 उसने चेक से पेमेंट किया, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है ये इसने पॉल से खरीदा, ठीक है, ये उसने पॉल से खरीदा और 49,000 का परचेज है 10/5/2024 को, जिसका पेमेंट उसने 5 अप्रैल को करा। अब आगे क्या लिखा है, नो रिटर्न अग्रीमेंट, नो रिटर्न अग्रीमेंट फॉर पेमेंट एग्जिस्टेड बिटवीन दिस पीपल, उनके पास रिटर्न कोई अग्रीमेंट नहीं था इन दोनों के बीच, ठीक है। अनदर सप्लायर, अच्छा और एक इन्फॉर्मेशन है, तो इसके ये जो था ना जिसके पास से परचेज किया, बोलो वो कौन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज है, ठीक है, एमएसएमई वाला है ये। तो इसका जो था इसने जो परचेज किया, मेरे को बोलना इनका कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं था, नो रिटर्न अग्रीमेंट, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, नो रिटर्न अग्रीमेंट। अब आगे बात करते हैं, another supplier means Carl Industries, a small enterprises with whom also no return agreement। अच्छा और एक था, पहले पॉल था अब कार्ल है, बोलो इसका भी कोई अग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न अग्रीमेंट existed for payment was paid rupees 1,34,000 in cash। गौर करना कैश में पे किया है 1,34,000 ऑन 5 अप्रैल 24। तो 5 अप्रैल पेमेंट किया है, 5 अप्रैल 2024 को, 5 अप्रैल 2024 को पेमेंट किया है उसको। एंड बोलो कितना था, 1,34,000 फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन, परचेज कब किया, 31 मार्च 24। तो परचेज किया 31 मार्च 24, इस दिन परचेज किया था, 1,34,000 का अमाउंट था, है ना। और इसकी पेमेंट कैसे करी है, इन कैश, देख लो, ऊपर वाला जो था वो बाय चेक था, ऊपर वाला बाय चेक था, और ये वाला बोलो इन कैश है, इन कैश फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च, बोथ पॉल इंडस्ट्री एंड कार्ल इंडस्ट्रीज फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छा ये इसका भी नो रिटर्न अग्रीमेंट एग्जिस्टेड लिखा है, देखो नो रिटर्न अग्रीमेंट, ठीक है। तो अब इधर रिटर्न अग्रीमेंट था ही नहीं, ये इंफॉर्मेशन दी, नो रिटर्न अग्रीमेंट। अब मेरे को बोलो स्मॉल मीडियम ये जो एंटरप्राइज थी, इसके लिए 43B में रूल था, क्या रूल था, अगर रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है ना, आई होप आपको याद होगा वो। और अगर 15 दिन में पेमेंट कर देगा तो उस केस में उसको अलाउड हो जाएगा ऑन मर्केंटाइल बेसिस, और अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो बोलो तो डिडक्शन अलाउड होगा ऑन पेमेंट बेसिस। ये देखो माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज पेमेंट करेगा माइक्रो स्मॉल को, और जो भी गुड्स और सर्विस खरीदे उसके लिए 43 एप्लीकेबल होगा, नो रिटर्न अग्रीमेंट पर आना, नो रिटर्न अग्रीमेंट। पेमेंट अगर 15 दिन में कर दिया तो अलाउड होगा, अप्रूवल बेसिस पर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज मर्केंटाइल। और ये जो रमन था जिसका क्वेश्चन अगर वो मर्केंटाइल फॉलो कर रहा है, तो पेमेंट विद इन 15 डेज कर रहा है तो बोलो अलाउड हो जाएगा मर्केंटाइल, अगर नहीं करता 15 दिन में पेमेंट तो बोलो अलाउड इन द ईयर ऑफ पेमेंट। अब मेरे को बोलना फर्स्ट वाला, मेरे को बोलो पेमेंट क्या 15 दिन में करा है उसने, तो 10 मार्च 2024 को परचेज किया, 15 दिन मतलब 25 मार्च तक पेमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ 25 मार्च तक, तो बोलो मर्केंट इसने पेमेंट नहीं करा, तो इस केस में मर्केंटाइल बेसिस पर अलाउड नहीं होगा, अलाउड होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट, अलाउड होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट, दैट इज इन द प्रीवियस ईयर 24-25। देखो 24-25, 5 अप्रैल 24 में 24-25। और दूसरा वाला जो है 31 मार्च, तो यहाँ से 15 दिन का टाइम है, 15 दिन, तो बोलो यहाँ से 15 दिन मतलब कितना होगा, 15 अप्रैल, हाँ पेमेंट कर दिया 15 अप्रैल, तो बोलो ये अलाउड होना चाहिए कौन सी ईयर में, मर्केंटाइल सिस्टम के बेसिस पर, मतलब इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24, तो ये अलाउड होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 24 मतलब 23-24 जो हमारा करंट प्रीवियस है। बट मेरे को बोलना अब ये वाला जो है ना, ये प्रीवियस ईयर 23-24 में डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि ये तो 24-25 में जाएगा, ठीक है, ये लेस नहीं होगा। अच्छा ये वाला जो है ये बोलो कौन से ईयर में होना चाहिए, 23-24 अलाउड होना चाहिए बट स्टिल डिसअलाउड होगा। रीजन बोलो क्या, आपने गौर किया मैंने एक बात बोली थी, कैश, कैश में 1,34,000 पे कर रहा है, तो बोलो यहाँ पर क्या होगा, 134 और ये 49 दोनों डिसअलाउड हो जाएगा, 49,000 डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 43B, और ये वाला डिसअलाउड है अंडर सेक्शन बोलो 40 कैपिटल ए 3, 40 कैपिटल ए 3, है ना, वो 10,000 वाला पेमेंट टू मेड टू 1 पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग रुपीज, वो 10,000 वाला रूल, ठीक है। तो 43B और ये 48 थी। अब बोलो दोनों ही डिसअलाउड है, तो क्या करूं, ये पीनल की डेबिट साइड लिखा होता तो मैं एड बैक कर देता, बट ये कहीं कुछ किया ही नहीं है,
और बोलो अलाउड है भी नहीं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? कुछ नहीं, इग्नोर। ये पूरा प्रोविजन क्या करोगे? इग्नोर। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आई होप आपको समझा होगा। अगर ये ऊपर भी होता ना ये एडजस्टमेंट, तो मैं क्या करता? एड बैक कर देता, डिसअलाउड करके। बड़े वैसा नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मिस्टर रमन अक्वायर्ड अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क खरीदा है ऑन 15 जुलाई 23 फॉर 2 लाख रुपए। बोलो इसने ट्रेडमार्क परचेज किया 15 जुलाई 2023 को। हमारा प्रीवियस है 23-24 है, फॉर 2 लाख रुपए। रमन स्टार्टेड यूजिंग दिस ट्रेडमार्क फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम 15 जनवरी। बोलो उसने यूज कब से चालू किया? यूज 15 जनवरी, मतलब लेस देन 180 डेज वाला। मिस्टर रमन ओमिटेड टू एंटर इन ट्रांजेक्शन। अच्छा, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करी। बोलो क्या होगा इस पर? डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ये लेस। ठीक है, इसका एक ही इम्पैक्ट आएगा, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 25%, और उसका हाफ होगा 12.5%, क्योंकि उससे पुट टू यूज जो है, इन माय ओपिनियन ये पुट टू यूज जो है 15 जनवरी 24 है, तो हाफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, दोनों में डेप्रिसिएशन अलाउड है। उसके बाद रमन बॉट अ कार। रमन ने कार परचेज करी, कार फॉर पर्सनल यूज। बोलो पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी थी 12 अप्रैल 2020 फॉर 5,40,000। अब उसने ये कार यूज करी है बिजनेस पर्पज के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 23। एज ऑन दैट डे द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार थी अज्यूम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब है ना, अगर आपको याद हो मॉड्यूल में देखना सेक्शन 43(1) दिया है, उसमें ना पीछे एक्सप्लेनेशन दी, उसमें एक्सप्लेनेशन है कि अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है उसको पर्सनल बिल्डिंग को अगर आप कन्वर्ट करते हो, बिल्डिंग पर्सनल वाली को, आप याद हो हमने रेगुलर बैचेस में हमने नोट्स लिखी है इसकी, मैंने आपको डेप्रिसिएशन वाले में नोट लिखवाई है। अगर पर्सनल बिल्डिंग है तो डेप्रिसिएशन करके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो उसको ब्लॉक में ऐड करना होता है। अगर बिल्डिंग है तो पर्सनल बिल्डिंग को कन्वर्ट किया बिजनेस बिल्डिंग में। लेकिन अगर अदर असेट्स है, अदर असेट जैसे कार, अदर असेट्स है, तो उसकी कॉस्ट जो होती है ना, कॉस्ट, वही कॉस्ट एज इट इज डब्ल्यूडीवी में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब बोलो इसका एडिशन क्या करोगे ब्लॉक में? 5,40,000। आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलाउड है, कार बिजनेस पर्पज है, देख लो कोई पर्सनल यूज नहीं है, नहीं, तो बोलो 15% डेप्रिसिएशन निकालना ऑन 5,40,000 अंडर द बोथ द रीजन। डेप्रिसिएशन आएगा ऑन 5,40,000 ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखो मोटा मोटा ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन जो है दोनों साइड सेम है। अब तक एक साइंटिफिक रिसर्च का डिफरेंस है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, और आगे बिल्डिंग का भी पॉइंट था, बिल्डिंग उस पर भी देखो ना, ये बिल्डिंग भी दिया है। दिस बिजनेस इज कैरिड आउट on the ground floor of a two-story commercial building owned by him. The written down value of which is 8 lakh on 1 April. इस पर भी आप डेप्रिसिएशन निकालो, और हाफ डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा दोनों साइड। हाफ क्यों? क्योंकि आधा बिल्डिंग जो वही ऑक्यूपाई हुआ बिजनेस के लिए, ठीक है, बाकी तो हाउस प्रॉपर्टी में जाए, और उधर तो वही डेप्रिसिएशन लेती है। ठीक है, तो एक देखो ट्रेडमार्क का डेप्रिसिएशन, एक कार का डेप्रिसिएशन, एक वो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आगे, ही इनकर्ड he incurred 2,50,000 on purchase of new machinery, नया मशीनरी, न्यू मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा इसको। रेगुलर रीजन में आपके याद हो मैन्युफैक्चर है, टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर बाइक्स ऑन 15 मई 2023। 15 मई मतलब पुट टू यूज है पूरा साल। बोलो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, इधर डेप्रिसिएशन मिलेगा 15%, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 115 बीएसी। इधर डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% एंड इवन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20%। चेक करो, दोनों लेस, इधर दोनों लेस होगा, इधर खाली डेप्रिसिएशन लेस होगा। ये दूसरा डिफरेंस आया 115 बीएसी में। नेक्स्ट, he has paid tuition fees of 25,000। अगेन जैसे मैंने पहले बोला, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी डेबिट साइड नहीं है, डेबिटेड नहीं है, अलग से पॉइंट है। बोलो ये सब डेबिटेड नहीं होंगे, अगर डेबिटेड होती तो मैं इसको सबको एड बैक करता और फिर डिडक्शन लेता। बोलो ट्यूशन फीस ऑफ 25,000 फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर, इसका डिडक्शन मिलेगा 80C में, इधर नहीं मिलेगा। फिर रमन हैज इनकर्ड 9,500 इन कैश, कैश चलता है फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 फॉर हिमसेल्फ एंड 4,500 फॉर हिज पेरेंट्स हु वर सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आपको याद हो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबका मिलाकर भी मैक्सिमम कितना अलाउड है? 5,000। तो यहाँ 9,500 है, तो सब मैक्सिमम 5,000 लेस होता है। तो बोलो आपका यहाँ 80D में डिडक्शन आ जाएगा 5,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में डोनेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को रमन दे रहा है, रमन, तो बोलो चेक से दे रहा है 80 जीजीसी। जीजीबी जो है कंपनीज को होता है, इंडियन कंपनी, ये तो बोलो इंडिविजुअल है, तो 80 जीजीसी, और यहाँ ये भी नहीं होगा। तो ये साइंटिफिक रिसर्च का डिफरेंस है आगे। फिर साइंटिफिक रिसर्च के अलावा और तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सेम था। और देखो एक एडिशनल डेप्रिसिएशन और ये तीन, ये कुछ 4-5 पॉइंट का 115 बीएसएल इसमें फर्क है। ठीक है, बस तो फिर एड बैक कर दो, एड बैक कर दो, आपका हाउस प्रॉपर्टी आएगा, हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और पीजीबी
खत्म। अंडरस्टूड? ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये था इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी लगा मेरे को, क्योंकि मैंने पूरा पेपर ऑलमोस्ट देखा, मुझे पूरा पेपर ही लेंथी लगा। डीटी का स्पेशली 50 मार्क्स के लिए इतना कुछ। खैर बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। मिस्टर मदन, क्या ढूंढना है वो देखते हैं पहले। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर मदन एंड हिज एचयूएफ। तो आपको पहला रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला है मदन का और एचयूएफ का, एंड कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मदन, और मदन की इनकम निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग दैट ही हैड ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। मतलब बोलो कौन सी रिजिम में? रेगुलर टैक्स रिजिम। ये जो मदन है वो है रेगुलर टैक्स रिजिम में। ठीक है, रेगुलर टैक्स रिजिम में वो ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब रेगुलर में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ $1 इज मे बी टेकन। बोलो क्या कर रहे हैं यहाँ? दो क्वेश्चन है, एक आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है एंड दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस दो लोगों का निकालना है, मदन इंडिविजुअल का एंड एचयूएफ का। और इनकम किसकी निकालनी है? तो इनकम निकालनी है खाली मदन की। ठीक है, तो मदन और एचयूएफ दोनों का ही रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। रेसिडेंशियल स्टेटस और इसका टोटल इनकम भी निकालना है। एचयूएफ की कोई इनकम निकालनी नहीं, बस इतना क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे से। मिस्टर मदन अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बोलो मदन कौन है? इंडियन सिटीजन है एंड अ कर्ता ऑफ द एचयूएफ, वही करता है। ठीक है, इज एम्प्लॉयड, अच्छा वो खुद एम्प्लॉयड है किधर? इन अ मेजर टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, वो कहीं जॉब कर रहा है। ठीक है, तो मदन एक इंडियन सिटीजन है, करता है एचयूएफ का और कहीं जॉब कर रहा है। ही इज ड्रॉइंग सैलरी, ही इज ड्रॉइंग मंथली सैलरी, वहां मंथली लिखा है, तो ही इज ड्रॉइंग अ मंथली सैलरी ऑफ 65,500 इन इंडिया। 65,500 उसका इंडिया में पर मंथ सैलरी है। 65,500 जो है भाई, इधर अब मैं 115 बीएससी लिख रहा, इधर तो उसका एक ही रीजन है, रेगुलर रीजन एक ही है। मैंने बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड पर 115 बीएससी लिखा है। हाँ, तो मेरे को बोलना अब, बोलो उसको 65,500 पर मंथ मिल रहा है इंडिया में। ठीक है, सैलरी बेसिक सैलरी टैक्सेबल होती है, देख लो कितने महीने काम कर रहा है वो। ऑन June 1, 2023 ही परचेज। अच्छा, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपकी है इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑन 1 June 2023 ही परचेज वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई, एक घर खरीदा मुंबई में। अब मुंबई में मतलब इंडिया में, डीम टू पूर्ण इंडिया ही होगा। तो वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई फॉर 18 लाख इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। 18 लाख में परचेज करा, मतलब किसी ने बेचा 18 लाख में, इसने परचेज करा। एक ही बात है, सेल प्राइस बोलो परचेज प्राइस बोलो। तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 32 लाख। एंड वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी है 23 लाख। अब बोलो मार्केट वैल्यू हम लोग रेफर नहीं करते, हमारे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू काम करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन August 31, 2023 ही वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रांच ऑफ। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दिया, इतना। अगर आपको याद हो, ये जो है इंफॉर्मेशन, ये बोलो गिफ्ट के रिलेटेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए परचेज करोगे, 23 लाख का असेट आपको 18 लाख में मिला, तो देयर इज अ गिफ्ट एलिमेंट ऑफ 5 लाख रुपया, एसडीपी माइनस सेल प्राइस। 5 लाख रुपया एलिमेंट, गिफ्ट एलिमेंट है, और ये 5 लाख 50,000 से भी ज्यादा है। याद है, नंबर 1 नंबर 2 विच एवर हायर, 50,000 से ज्यादा है एंड 10% ऑफ द सेल प्राइस, और ये 10% ऑफ सेल प्राइस से भी ज्यादा है। ये देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, मतलब कि आपने परचेज किया है, किसी ने बेचा, एसडीवी माइनस सेल प्राइस, डिफरेंस इज मोर देन 50,000 और 10% ऑफ द सेल प्राइस, देन ये जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बायर के लिए। तो मेरे को बोलना यहाँ पर जो है, ये वाले केस में बोलो 23 माइनस 18, 5,50,000 आएगा, 50,000 और 10% ऑफ द सेल प्राइस 1,80,000, तो हायर बोलो 1,80,000। क्या ये 5,180 से ज्यादा है? 5 लाख इज मोर देन, यस 5 लाख इज मोर देन 180। तो बोलो आपके केस में ये 5 लाख है ना, इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मैंने गलती से हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगी आईएफओएस में। बोलो 5 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। 18 और 5 30 बराबर। ठीक है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब आगे, तो अब तक का इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? एक तो उसका सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी 65,500 पर मंथ, कितने महीने वो नहीं पता, वो देखते हैं। आईएफओएस में 5 लाख की गिफ्ट टैक्सेबल है, 5 लाख रुपीज की गिफ्ट टैक्सेबल है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो एक हो गया ये, एक हो गया ये डिफरेंसेस। नेक्स्ट, ऑन 31 August 23 ही वाज ट्रांसफर टू ब्रांच ऑफिस ऑफ मेजर पीसीएस प्राइवेट लिमिटेड इन यूएसए। बोलो उसको किधर भेजा जा रहा है? यूएसए भेजा जा रहा है। ठीक है, उसकी ब्रांच में भेजा जा रहा है यूएसए में।
ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 सितंबर। आपको याद हो डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ एग्जिट हम कंसीडर करते हैं एज इफ ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया। तो बोलो इंडिया में कब आया था वो इंडिया में आया था 1 सितंबर 2023। तो 1 सितंबर सॉरी इंडिया छोड़ के कब जा रहा है 1 सितंबर 2023। तो इसका मतलब बोलो अप्रैल में वो इंडिया में था 30 डेज, मई में इंडिया में था 31, जून में इंडिया में था 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 एंड सितंबर का एक दिन ये लेफ्ट इंडिया। इंडिया छोड़ के जा रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया। एम्प्लॉयमेंट बोलो अब उसका कहाँ आ गया, यूएसए में आ गया। ये लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया वाला, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस 2024। अब आगे दो ओवरसीज ब्रांच पेड हिम सैलरी। अब इसको और एक सैलरी मिली जो यूएसए में मिल रही है। मेरे को बोलना इंडिया में कितना टाइम था 1 सितंबर तक का, उसके बाद बोलो 1 सितंबर को उसने छोड़ दिया है, उसके बाद बोलो यूएसए में उसका सैलरी 2500 और पीछे डॉलर का रेट भी दिया है, ठीक है। तो देखो पहला सैलरी है 65,500 इंडिया में, फिर गिफ्ट है और ये तीसरा मिला सैलरी। अब ये सैलरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, देखते हैं हम लोग ये टैक्सेबल होगा या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम। ही मैनेज बिजनेस एचयूएफ, बिजनेस ऑफ द एचयूएफ फ्रॉम यूएसए व्हेन ही वाज नॉट इन इंडिया। तो बोलो इंडिया में थोड़ा टाइम बिजनेस मैनेज हुआ और अब बाकी जो है इंडिया के बाहर से मैनेज कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोलो पार्टली कंट्रोल इंडिया में था, पार्टली आउटसाइड इंडिया। तो एचयूएफ जो है ना एचयूएफ वो पक्का रेसिडेंट बनेगी। अब हम चेक करते हो आर है या नहीं, बट वो रेसिडेंट पक्का बनेगी, ठीक है। उसका पार्टली कंट्रोल इंडिया में था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ही हैड आल्सो गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर 99 डेज एंड 201 डेज इन द प्रीवियस 22, 23 और 21, 22। तो बोलो 23, 24 हमको ढूंढना है ना, ये डेटा 23, 24 का दिया है और 22, 23 में वो इंडिया के बाहर था 365 माइनस 22, 23 99, तो 266 डेज इंडिया में था। एंड 21, 22 में 21, 22 में लीप ईयर है नहीं, तो 365 माइनस 201 164 डेज, 164 डेज वो इंडिया में था, ठीक है। He had never gone out of India prior to that। वो पहले कभी इंडिया नहीं गया, ये 2 साल में गया, उसके पहले तो कभी नहीं गया, मतलब हमेशा इंडिया में था। He visited India, बोलो वापस इंडिया आया 1 जनवरी टू 15 जनवरी। तो जनवरी में 15 दिन था, 1 to 15। क्यों आया था? फॉर ट्रेनिंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड रिसीव 15 डेज सैलरी। अब उसको यहाँ पर भी 15 दिन की सैलरी मिली इन इंडिया एज पर हिज इंडियन मंथली सैलरी। तो बोलो एज पर इंडियन मंथली सैलरी। तो इंडियन सैलरी उसको स्टार्टिंग में कितने महीने की मिली थी? वो कब जा रहा था? अगस्त तक था ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक का सैलरी मिला होगा भाई। सितंबर को चला गया, मतलब सितंबर को अज्यूम करता हूँ काम नहीं किया होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना और ये 15 दिन, 5.5 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। ये एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है। बोलो एक तो ये हो गया, एक मेरा सैलरी इनकम, दूसरा मेरा गिफ्ट इनकम। फिर ये चेक कर लो, एक सैलरी है, दूसरा गिफ्ट है और तीसरा जो है ना मेरा वो फॉरेन वाला सैलरी है, बट दैट विल डिपेंड अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मैंने ये क्यों किया भाई, आरओआर हो या एनआर हो कुछ भी हो, इंडिया वाला तो सब कुछ टैक्सेबल होता है। इंडियन इनकम है ये सब, 3 करोड़ अराइज इन इंडिया, जॉब इंडिया में किया है, गिफ्ट इंडिया में मिला है, ठीक है। या प्रॉपर्टी लोकेटेड इंडिया, जो भी आप बोलना चाहो, प्रॉपर्टी मुंबई में जो गिफ्ट में मिली, जो खरीदी उससे। अब आगे बात करते हैं हम। बोलो ये सब हो गया, फर्स्ट फॉर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट 15 डेज सैलरी इंडियन मंथली सैलरी बिफोर बिंग ट्रांसफर, ये सब दिया है। अच्छा ये अगर आप गौर से पढ़ोगे अब इस क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द प्रीवियस 2024 दो चीजें हो रही है, दो चीजें। एक वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एंड दूसरा ई विजिटेड इंडिया, है ना, वो विजिट के लिए और इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो दोनों हो रहा है, ठीक है। तो आप दोनों रीजन लिखो या लिख दो विजिटेड इंडिया, जो भी लिखता हूं, ठीक है। इंडिया छोड़ के गया भी है फॉर एम्प्लॉयमेंट और बोलो इसी तरह वो विजिट के लिए भी आया। बोलो कौन सी कंडीशन चेक करोगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 180 डेज वाला, और अगर आपको याद हो रेसिडेंशियल स्टेटस का मैंने एक रिवीजन वीडियो डाला था, आप चेक करना, मैंने आपको कैसे बोला था चेक करने। पहला बेसिक कंडीशन चेक करो, अगर नहीं होता ना तो 61A चेक करो, वो भी नहीं होता तो एनआर बनेगा, वो भी नहीं होता तो एनआर। तो बोलो पहला तो मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा, तो 182 डेज होता है या नहीं चेक कर लो आप। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतने दिन रहा था, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इतने दिन रहा था, अप्रैल टू सितंबर फर्स्ट, और उसके बाद जनवरी के 15, तो 30 प्लस 31, 30, 31, 31, 30, 31, ठीक है। फिर वापस 31 और उसके बाद 16 दिन और, तो तकरीबन 169 डेज होते हैं। चेक कर लेना, मैंने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, 169 डेज होते हैं। बोलो 182 नहीं हो रहा है भाई, 182 नहीं हो रहा है, तो आप आना 618। और 618 क्या होता था? इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम जो है फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, बोलो उसका कितना आना चाहिए अदर देन फॉरेन सोर्सेज? 15 लाख से ज्यादा। तो अगर आप इसका इंडियन सोर्स से गिनोगे ना, तो ये 65,500
इंटू 5.5, ये तकरीबन 3 लाख जितना होगा, 360 और प्लस 5 लाख, तो इसका 8-9 लाख के आसपास होगा, 8-8.5 लाख। तो और कोई इनकम है? अच्छा, और एक इनकम है, लेकिन वो अगर है भी तो भी 45,000, तो 9-10 लाख, 15 लाख से ज्यादा नहीं है। तो 6(1)(a) में भी कवर नहीं होगा, बेसिक कंडीशन नहीं होगा, तो 6(1)(a) चेक करते हैं, वो भी नहीं होगा। बोलो क्या होगा अदरवाइज? इसका आंसर आ गया मेरा मदन, मदन इज एनआर। अंडरस्टूड? इंडियन सिटीजन लीव्स या फिर कम्स टू विजिट, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। मैं तो अगर विजिट बोलना चाहूंगा, वो लीव भी है और विजिट भी है, दोनों है, तो हम विजिट बोलना चाहेंगे, विजिट, एनआर हो गया, ठीक है। और एचयूएफ का अगर मैं बात करूं तो बोलो रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट हम क्या चेक करते हैं? कर्ता का एडिशनल कंडीशन, कर्ता का एडिशनल कंडीशन, ठीक है। और कर्ता का एडिशनल कंडीशन चेक करो, कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करो। मेरे को बोलना कर्ता जो है, क्या वो सारी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा? आंसर इज यस, 2/10। देखो वो, ये 2 साल के पहले 8 साल जो है, वो तो 8 साल में रेसिडेंट बनेगा और इजीली 730 कर देगा, ठीक है। तो कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करोगे तो आर वार बनेगा, आर वार। याद रखना, ऐसे नहीं चेक करते कि कर्ता एनआर है तो वो आरएनआर होगा, ऐसा ये गलत अप्रोच होता है। उसकी एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती कर्ता की, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? क्योंकि वो पहले तो हमेशा इंडिया में था, ठीक है। देख लो, ये हो गया मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस, एक एनआर और एक आरओआर, ये मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस आ गया। और अब इसकी इनकम निकालनी है इस बंदे की, तो एनआर की बोलो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? नंबर 1 सैलरी ये होगी, नंबर 2 गिफ्ट होगी, नंबर 3 यूएस वाली सैलरी नहीं होगी, बस तीसरा यूएस वाला सैलरी नहीं होगा। तो इसकी दो ही इनकम टैक्सेबल होगी, 65,500 और ये गिफ्ट। और 65,500 में उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और तो मुझे कुछ ये नहीं समझ रहा है ये, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा बस। और यहाँ पर और एक इनकम है, मिस्टर राजीव, वन ऑफ हिज फ्रेंड गिफ्टेड हिम अ स्कल्पचर इन इंडिया, उसको स्कल्पचर गिफ्ट में दिया है। अब एक बात याद रखना, ये गिफ्ट इसके साथ मर्ज मत करना। किसके साथ? ये वाला, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट था ना, उसके साथ ऐड मत करना। रीजन बीइंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो गिफ्ट होता है ना, उसकी सेक्शन होती है 56(2)(10)(b), और ये जो स्कल्पचर्स होते हैं ना, स्कल्पचर, ठीक है, आईएफओएस जो है उसमें 3 टाइप की गिफ्ट थी, उसमें कैश ए था, क्लॉथ ए, इमूवेबल, तो आपने जो पहला आंसर लिखा वो इधर लिखा था। अब स्कल्पचर इधर आता है, स्कल्पचर इधर आते हैं, क्लॉथ 3 है। दोनों का 50,000 अलग से चेक करना होता है, दोनों का 50,000 का जो लिमिट है, जो भी लिमिट है वो अलग से चेक करनी है। दोनों क्या, मैं तो बोलूंगा तीनों का। पहला देखो ये बनेगा 50, फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन दोनों का भी अलग कैटेगरी, मतलब 1 2 3 3 कैटेगरी होगी, और ये 4 और 5 5 अलग अलग कैटेगरी होती है। अब आप जो जो क्वेश्चन दिया वो ये है, ठीक है, स्कल्पचर। तो स्कल्पचर जो है ना वो ये वाला है, बोला एक एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू शुड हैव बीन एक्सीडेड 50,000, जबकि इसका एक ही गिफ्ट मिला और उसका वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू 4500, तो ये गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, बिकॉज वो 50,000 को क्रॉस नहीं कर रहा, अंडर सेक्शन 56(2)(10)(c), ठीक है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 प्लस सी, ठीक है। 56(2)(10)(c, एंड उसमें भी आइटम 1, अगर बहुत प्रिसाइज आंसर देना चाहो तो, जानो मैंने पीडीएफ बंद कर दिया, ठीक है। तो गिफ्ट एग्जाम है, तो बोलो इसका क्या क्या टैक्सेबल है? सैलरी, आईएफओएस, बस दो ही टैक्सेबल है। ये हो गया ये क्वेश्चन। तो खैर ये क्वेश्चन दिया था आपको। नेक्स्ट, अब हमारा बी है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये पढ़ते हैं बी। ये जो ए था, 2 का ए 4 मार्क्स का था, अब ये बीच में 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो आई गेस 3-3 मार्क्स के होने चाहिए। तो देखते हैं इसको। मेजर्स पीक्यूआर एंड कंपनी, अ प्रॉपर्टी फर्म ऑफ मिस्टर योगेश, योगेश के प्रॉपर्टी फर्म है पीक्यूआर एंड कंपनी, ठीक है। तो योगेश है, उसकी प्रॉपर्टीशिप कंसर्न है, प्रॉपराइटर है वो किसका, पीक्यूआर एंड कंपनी, इसका, ठीक है। प्रॉपराइटर एंड कंपनी, पीक्यूआर एंड कंपनी प्रोप्राइटरी फॉर्म है, उसका वो मालिक है। अब पेड एन अमाउंट, कितना अमाउंट पे किया? 30,500 टू अमित, रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड, ठीक है ना, फटाफट पड़ा, प्रोफेशनल फीस सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ ड्यू टू टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड। भाई पेमेंट करा है, और वो पढ़ के समझ में आता, प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट है और टैक्स नॉट डिडक्टेड है, मिस्टर अमित हैज फाइल्ड रिटर्न, ठीक है। चल, ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द टैक्स ऑब्लिगेशन। अब मेरे को बोलना, पीक्यूआर मिस्टर योगेश की प्रॉपर्टीशिप कंसर्न है, इसने क्या करा, अमाउंट पे किया है अमित को। अमित कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 45 का,
कितना पे किया है, तो इसने अमित को दिया 30,500, इसने अमित को दिया 30,500, ठीक है, पेड कर दिया 30,500। कौन है वो, रेसिडेंट है, 45 का रेसिडेंट है। ऑन 1 जून 23 टुवर्ड्स प्रोफेशनल फीस, 1 जून 23 को इसने पेमेंट करा है, पेमेंट अमित को, और वो भी कितना, 30,500, ठीक है, 30,500 पे करा। आगे प्रोफेशनल फीस मतलब 194 जे में इसका, ये बच्चे ने भी लिखा, देखो 194 जे में इसका डीडीएस कटना चाहिए। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट ऑफ 60,000 वाज ड्यू टू अमित, वापस अमित को एक पेमेंट करनी है। अनदर पेमेंट वाज ड्यू टू अमित ऑन 30 जनवरी 2024, 30 जनवरी 2024 को अमित को ही पेमेंट करनी है, 30 जनवरी 2024, 1 जून 23, और उसके बाद 30 जनवरी है वो, ठीक है, मैंने जून लिख दिया गलती से, 30 जनवरी 2024। तो ऐसे होता है एग्जाम प्रेशर में। 30 जनवरी 2024 को मैंने अमित को पेमेंट करनी है 60,000 की, 60,000 की अमित को ही पेमेंट करनी है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम बोथ द ट्रांजेक्शन, बोलो टीडीएस काटा या नहीं काटा, गलती कर दी भाई, तुमको टीडीएस काटना चाहिए था, तुमने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, आपको पेमेंट करी, टीडीएस नहीं काटा। मिस्टर अमित, ये जो अमित है, ही हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट 24-25 ऑन 2 मई 2024। ये जो अमित है ना, अमित, अब इस बंदे ने क्या करा, अमित ने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, इसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी। कब फाइल करी, 2 मई 24 को, 2 मई 24 को इसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, ठीक है, 24-25, 23-24, 24-25, 2 मई 24 को फाइल करी, टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोफेशनल फीस, और उसने अपनी इनकम में ये प्रोफेशनल फीस जो थी कंसीडर करी है, एंड पेड द टैक्सेस ड्यू ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न ऑफ इनकम। इसने अपनी इनकम में रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करी, इनकम में कंसीडर किया है, एंड प्लस उसके ऊपर टैक्स भी पे किया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। देखो जरा यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है। ये दिया है, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया सेकंड में अमित ने, ठीक है, ये हो गया। उसने अपनी इनकम में भी कंसीडर किया, टैक्स भी पे कर दिया। What are the tax obligation in the hands of PQR in company on the assumption that accounts of the firm that is proprietary firm are audited under section 41 AB of the income tax act। और आप जो है, आप योगेश जो है, उसको 44 AB में उसका टैक्स ऑडिट हुआ है ना, यस, ये 44 AB में टैक्स ऑडिट हुआ है। अब मेरे को बोलना, इसको पेमेंट पर टीडीएस कहाँ काटना चाहिए था, अंडर सेक्शन 194 जे में टीडीएस काटना चाहिए था, प्रोफेशनल फीस। अब अगर प्रोफेशनल फीस पर इसने टीडीएस नहीं काटा, बोलो टीडीएस काटना चाहिए था, बिकॉज 194 ए, 194 सी, 194 एच, 194 आई एंड 194 जे, ये 194 जे, इन सब में टीडीएस किसको काटना है। अगर बिजनेस वाला रहेगा तो उसका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ और ऑडिट कर रहा है, तो बोलो मेरा अजम्पशन यही होगा कि भाई इसका टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ या जो भी लिमिट है वो लिमिट से ज्यादा होगा, 50 लाख। तो बोलो इस वजह से ये बंदे को टीडीएस काटना चाहिए था अंडर सेक्शन 194 जे, जो उसे नहीं काटा है। पर सामने वाला बंदा जो है, उससे अपना डिफॉल्ट जो है वो बोलो ठीक कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, इनकम में डिक्लेयर कर दिया। अब है ना, यहाँ पर दो चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं, मेरे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं। तो एक तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, पहला, अगर आपको याद हो, टैक्स नॉट डिडक्टेड, अगर टीडीएस नहीं काटा है तो बोलो वो से होता था 40 स्मॉल ए 1 ए, तो उस केसेस में डिडक्शन जो थे वो डिसअलाउ हो जाते थे। अब सामने वाला बंदा अगर रेसिडेंट होगा और वो अपनी इनकम में ये सब डिक्लेयर कर देता है और टैक्स पे कर देता है, तो बोलो आपका वो डिडक्शन अलाउड होगा पीजीपीपी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। रेसिडेंट है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं, अलाउ कर देंगे। एनआर होता तो डिसअलाउ होता, तो बोलो इसका पीजीपीपी एक्सपेंसेस डिडक्टेबल हो जाएगा। एक तो ये मेरे दिमाग में आ रहा है, एंड दूसरा सामने वाला रिटर्न फाइल कर देता है ये वगैरह, पीडीएस काटना भूल गए। एंड दूसरा मेरे दिमाग में आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है, किस बात का इंटरेस्ट, बिकॉज टैक्स डिडक्टेबल था बट नॉट डिडक्टेड, आपका डिडक्टेबल था नॉट डिडक्टेड, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। और आप देखो 30,500 जो है, इस पर आपका टीडीएस कटना चाहिए था 1%, बिकॉज पेमेंट इज मोर देन 30,000, ठीक है। और यहाँ पर भी बोलो 1%, तो आपका यहाँ टीडीएस आता 3050 और यहाँ टीडीएस आता 6,000 रुपए, ये टीडीएस आता। तो 3050 और 1% इवन इस पर भी आएगा पर मंथ 6,000,
और पीरियड कब से कब तक आएगा, तो ये बोलो 1 जून 23 से डिडक्टिबल था अप टू जब तक वो रिटर्न फाइल करेगा, डिफॉल्ट कंप्लीट हुआ सेकंड में 24। और यहाँ बोलो पीरियड कब से कब तक का आएगा, तो यहाँ आएगा 30 जनवरी 24 से लेकर सेकंड में 24 जो भी पीरियड है। देखो ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो आप, इंटरेस्ट और डिडक्शन, ये दो चीजें मेरे दिमाग में आ रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड, मेजर्स फास्टेस्ट लिमिटेड इज एन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर। बोलो कौन है वो? फास्टेस्ट जो है, फास्टेस्ट, ये कार मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, याद रखना, रिटेलर नहीं है, कार मैन्युफैक्चरर है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 इट सोल्ड कार्स फॉर ₹150 लाख की गाड़ियां बेची। ठीक है, 1.5 करोड़ की गाड़ियां बेची हैं, किसको? टू मेजर टू मिस रेस एलएलपी। इसने 150 लाख की गाड़ियां बेची हैं रेस को, फास्टेस्ट ने रेस को गाड़ियां बेची। रेस कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कार। और रेस जो है ना, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है जो गाड़ी खरीद रहा है, वो तो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एंड यूजर नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, गाड़ी खरीद के आगे बेचेगा। ठीक है, 150 लाख की। वेदर सेल प्राइस ऑफ ईच कार वॉज 7.5 लाख। तो 150 लाख की गाड़ियां बेची है टोटल, और ईच कार कितने की थी? 7.5 लाख। ठीक है, अब है ना, प्राइमा फेसी देखकर अपने दिमाग में तुरंत देता है सर कार 10 लाख से ज्यादा, ये वो टीसीएस कटेगा अंडर सेक्शन 206C 1F वाला टीसीएस होना चाहिए सर, ऐसा वैसा, बट ये उसमें नहीं आएगा। रीजन भी कि वहां पर टीसीएस कब आता है मालूम है? जब सामने वाला एंड यूजर हो, एंड कंज्यूमर। आप मॉड्यूल पढ़ना, मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कार की टीसीएस में। उसमें पहला ही क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, पहला ही क्वेश्चन का आंसर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो टीसीएस नहीं आएगा, अंडर 206C1 है। ठीक है, चलो तो आगे की इन्फॉर्मेशन, जो आप कार वाला सोच रहे हो ना 10 लाख से ज्यादा वाला, वो नहीं आएगा। ठीक है, आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का टर्नओवर भाई 23-24, लास्ट ईयर 22-23, लास्ट ईयर का टर्नओवर बोलो कितना था? फास्टेस्ट का 15 करोड़ था। ठीक है, तो हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर जो था, टर्नओवर द लास्ट ईयर, वो था 15 करोड़, 15 CR। एंड उसका टर्नओवर कितना था? 15 CR। और उसका रेस का था 8 करोड़। इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर जो था, रेस का लास्ट ईयर का टर्नओवर वो था 8 करोड़, 8 था। व्हाट शैल बी द टीसीएस सीरीज इंप्लीकेशन ऑफ द फास्टेस्ट इन रेस? अब देखो, ये 2060 1F में तो नहीं आएगा, और 1G तो रेमिटेंस और वो सब है। ठीक है, तो 1H अगर आपको याद हो, 1H में क्या रूल था? अगर इसका टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बोलो इसके केस में, याद है वो क्या था? सेल ऑफ गुड्स, एनी गुड्स, सेल ऑफ एनी गुड्स, बट अदर देन जो आगे कहीं कवर हो रहे हैं, ये आगे कहीं कवर नहीं हो रहे हैं। 2061 1C 1F 1G जो भी था, अगर कहीं गुड्स है, ये कहीं कवर नहीं हो रहे हैं, तो बोलो अदर देन वो सब है, और अदर देन एक्सपोर्ट, तो बोलो इस केस में ये 206C 1H में आना चाहिए, 1H। एंड इवन इसके लिए टीडीएस आना चाहिए, एंड इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस अंडर सेक्शन 1206C 1H। कुछ याद आया? टर्नओवर अगर 10 करोड़ ज्यादा है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टीडीएस आना चाहिए अंडर सेक्शन 194Q, बट टीडीएस नहीं आएगा बिकॉज इसका टर्नओवर जो है लास्ट ईयर का वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस नहीं आएगा। पक्का क्या आएगा? टीसीएस आएगा। और इस केस में टीसीएस आपका आएगा कितना था? वो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख था शायद, तो 150 लाख माइनस 50 लाख, और इसका देख लेना रेट, ये 0.5%, ये अमाउंट राइट है, 150 माइनस 50, एक बार चेक करें, 150 माइनस 50 0.5, जहां तक सोचा राइट है। ठीक है, टीसीएस ये टीसीएस कलेक्ट करेगा ये बंदा, टीडीएस नहीं आएगा। तो इस केस में टीसीएस आएगा अंडर सेक्शन 206। ये प्राइमा फेसी, जब मुझे पहली बारी मैंने कार देखा तो मेरे दिमाग में कार देखते ही मेरे दिमाग में भी यही आया कि वो कार वाला टीसीएस होगा, और ऊपर से 7.5 लाख। पर बाद में ध्यान से पढ़ा तो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो चेक करना। देखो ये बच्चे ने भी वही लिखा है शायद, मोर देन 10 लाख। ठीक है, तो खैर अगेन अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा 4 सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, द पर्टिकुलर्स गिवन बिलो आर ऑफ मिस्टर राजेश इनकम। बोलो किसका इनकम है? राजेश जो 47 ईयर्स का है, पोस्टेड इन द प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली, पोस्टेड इन द प्राइवेट कंपनी इन दिल्ली फॉर द प्रीवियस 23-24 1 2 3 4 5 6 7। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी इनकम। भाई सैलरी निकालनी है ऑफ राधे। ठीक है, तो बोलो राधे राधे।
फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर 23-24 अज्यूमिंग दैट he has opted out of the default tax regime. He has opted out of the default tax regime. Default tax regime opt out किया है, मतलब कौन सा स्कीम में? रेगुलर, है ना? रेगुलर टैक्स रिजीम में 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन फटाफट। तो अब मेरे को बोलना सबसे पहला बेसिक पे, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगा 35,000 पर मंथ। अब क्या करोगे? 35,000 इनटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10 महीना, 10 महीने का आएगा, प्लस 40,000 पर मंथ इनटू फरवरी और मार्च, 2 महीने। ठीक है, आगे कोई रिटायरमेंट ना हो तो अच्छा है, 12 महीने का सैलरी ऐसा अदरवाइज होगा। डियरनेस अलाउंस बोलो कर सकते हो, डीए फुली टैक्सेबल 30%, जो 35,000 आएगा इंटू 10 प्लस वो 80,000, तो आपका ये बनेगा 430 शायद, इंटू 30% जो है वो आपका डीए टैक्सेबल होगा 1,29,000, लेकिन उसमें से 54%, 69,660 ऐसा कुछ अमाउंट जो वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए कंसिडर होगा। तो डीए इन टर्म्स बोलो इतना है 54%। ठीक है, तो डीए दोनों टैक्सेबल है, इन टर्म्स 54, नॉट इन टर्म्स 46, दोनों टैक्सेबल है। तो बेसिक पे टैक्सेबल है, डीए कर सकते हो, सिंपल है। ये लीव एनकैशमेंट, ये लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर नहीं है, ये ड्यूरिंग द सर्विस है, एंड अगर ड्यूरिंग द सर्विस है तो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय, और ये टैक्सेबल हो जाएगा 10,000। ठीक है, ही रिसीव्ड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, भाई अपना प्रीवियस ईयर 23-24, अप्रैल 23 से मार्च 24, ये अप्रैल 24 का मतलब सब्सिक्वेंट ईयर का है, वो उसको एडवांस में मिला। बोलो एडवांस सैलरी टैक्सेबल होगी क्या ऑन 31 मार्च 24? ये 23-24 में उसको 24 की सैलरी मिली, 24-25 की, क्या टैक्सेबल होगी? यस, ड्यू और रिसीट विचएवर अर्लियर, तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, एडवांस सैलरी ये टैक्सेबल है। 1, 2, 3 टैक्सेबल, 4 भी टैक्सेबल। He also received arrears of salary for the month of March 23 on the same day. March 23 जो लास्ट प्रीसीडिंग ईयर था उसका भी मिला, इवन अरियर्स ऑफ सैलरी भी बोलो क्या होगा, अरियर्स भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टैक्सेबल होगा। अरियर्स ऑफ सैलरी तुमको ऊपर से मिलेगा 35,000 के अमाउंट के हिसाब से, और अप्रैल का सैलरी जो ये आएगा 40,000 के हिसाब से, क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आप कर सकते हो। तो बोलो यहाँ 1, 2, 3, 4 सब टैक्सेबल है। आगे रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूएशन है, और अगर आपको याद हो रेंट फ्री अकोमोडेशन में वो अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तो फिलहाल पढ़ते हैं। ही हिज एम्प्लॉयर गिव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन फुल्ली फर्निश्ड है इन दिल्ली, और दिल्ली में अगर आपको याद हो तो वो लिमिट थी 15, 10, 7.5, तो दिल्ली तो पॉपुलेशन ज्यादा ही होगा 15%, और उसके बाद वाले में था 15, 10, 7.5, इस साइड था 10, 7.5 और 5, 10%। और ये जो था ये था मेरे ख्याल से 1 अगस्त ऑनवर्ड्स, इसी अगस्त आया सितंबर था, 1 अगस्त ऑनवर्ड्स, वही मैं खोला। हाँ, 31 अगस्त तक, सॉरी 31 अगस्त तक था 15%, और 1 सितंबर से 10%। तो 1 सितंबर से 10% एंड अप टू 31 अगस्त 15% ऑफ सैलरी विल बी द रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 15%, 10%। दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर, रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली 1 अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब आप बोलो इससे वैल्यू निकालोगे, ऊपर से आपको सैलरी का डेटा मिल जाएगा। बोलो इसके लिए सैलरी में क्या क्या कंसिडर करोगे? नंबर 1 बेसिक सैलरी आएगा, यस आएगा। नंबर 2 डियरनेस अलावेंस आएगा, लेकिन कौन सा? इन टर्म्स आएगा, इन टर्म्स। ठीक है, मतलब 54% वाला आएगा। उसके बाद थर्ड बोलो लीव एनकैशमेंट भी आएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्विस है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेने, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेने, और सैलरी अप्रूवल बेसिस पर लेनी होती है। तो बोलो लीव एनकैशमेंट जो है वो भी कंसिडर होगा। फर्स्ट आएगा, सेकंड इन टर्म्स आएगा, थर्ड लीव एनकैशमेंट आएगा, चौथा एडवांस और अरियर सैलरी नहीं आएगा, एडवांस और अरियर्स ऑफ सैलरी नहीं आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो मेरे को बोलना, ये सबको एडलेस करोगे आप तो आपको जो है इसका रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आप देखोगे तो देखो सैलरी में आपको क्या नहीं लेना, सब कुछ लेना है, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लेने, लीव सैलरी ग्रेचुइटी एक्सेट्रा अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिला तो नहीं लेना। ठीक है, पर तुम खुद निकाल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड ये सब नहीं लेना। सैलरी शैल बी डिटरमाइन ऑन अप्रूवल बेसिस। तो मेरे को बोलना इस केस में बोलो क्या करें हम इस सिचुएशन में?
मेरे को बोलो बेसिक पे आएगा, डियरेंस अलावेंसेस आएगा, लेकिन इन टर्म्स आएगा, लीव एनकैशमेंट आएगा, ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाला नहीं, और एडवांस अरियर सैलरी नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी अक्रूवल बेसिस पर नहीं है, मतलब अप्रैल टू मार्च का सैलरी लेना है, एडवांस और अरियर नहीं लेना। फर्स्ट आएगा, सेकंड इन टर्म्स वाला आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ नहीं आएगा। ये सब एडलेस करो, सैलरी मिलेगा, उसका 15-10% निकालो, बोलो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो हिज एम्प्लॉयर गिविंग रेंट फ्री अकोमोडेशन फुल्ली फर्निश्ड इन दिल्ली फ्रॉम 1 अप्रैल। दिस हाउस इज ओन्ड बाय हिज एम्प्लॉयर, ठीक है, ओन्ड है तो बोलो 15, 10, 7.5, अदरवाइज वो रेंट और वो जो था वो कर देगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, during the previous year 1920 the requisite value of such rent free accommodation was valued at 39,000। ठीक है, अच्छा 1920 का वैल्यू दिया है, तो बोलो आपका जो भी ये वैल्यूएशन आएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू, फर्निश्ड अकोमोडेशन जो भी आपका वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो ओरिजिनली जो स्टार्टिंग में चार्ज किया गया था मतलब 39,000 इनटू बोलो जिस साल में मिला है, वो कौन सी साल में मिला है, तो 23-24, देखो आपको उसकी इन्फ्लेशन इंडेक्स भी दी है 348 अपॉन 1920 वाज द फर्स्ट ईयर, तो अपॉन 289। तो आप ये करो, मैक्सिमम अगर मान लो आपका वैल्यू जो है कुछ एक अमाउंट आता है, तो इट कैन नॉट एक्सीड दिस अमाउंट, मैक्सिमम इतना रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्सेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन। अब आगे बात करते हैं, द एम्प्लॉयर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद हिम विद अ फैसिलिटी ऑफ गार्डनर, बोलो गार्डनर की फैसिलिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है, सैलरी ऑफ द गार्डनर कितना है, विच वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है तो 12,000 पर मंथ, 12,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12,000 ऐड हो जाएगा, और कुछ ऐड होता है फर्नीचर एंड अप्लायंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, फर्नीचर अप्लायंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वेयर बॉट बाय द एम्प्लॉयर, बॉट बाय द एम्प्लॉयर उसके खुद के हैं, तो बोलो कॉस्ट का कितना लेंगे हम, कॉस्ट का कितना लेंगे 1,50,000 जो है। अच्छा फर्नीचर भी ऐड कर देना वो मल्टीप्लाई करने में, तो 1,50,000 ओरिजिनल कॉस्ट जो है 15,000, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 भी ऐड होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल 48,000, ये सब ऐड हो जाएगा, ये सारे ऐड हो जाएंगे, और वैल्यू निकालो फर्निश्ड अकोमोडेशन का, बट इट कैन नॉट एक्सीड दिस अमाउंट, तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखना है। ठीक है, तो ये था हमारा अकोमोडेशन का वैल्यूएशन। उसके बाद एम्प्लॉयर ऑल्सो स्पेंड 50,000 रिफ्रेशर कोर्स फॉर अपग्रेडिंग मिस्टर राधेस स्किल्स, तो मतलब ये जो ट्रेनिंग वाला है ये एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैलरी, और बस आगे तो अच्छा और एक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हिज वाइफ हैड बीन एडमिटेड इन अ नोटिफाइड हॉस्पिटल, नोटिफाइड मतलब रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, बोलो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया तो क्या होता है, एग्जाम्प्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ किडनी। ठीक है, हॉस्पिटल बिल वेल पेड बाय द एम्प्लॉयर, एग्जाम्प्ट होता है वो, बस तो ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब आगे आगे आपको और एक क्वेश्चन दिया है जो है कैपिटल गेन का क्वेश्चन। आगे और एक क्वेश्चन दिया है जो है कैपिटल गेन का क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा है, मिस्टर राज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, बोलो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एजेड 69 ईयर, सोल्ड एन एग्रीकल्चर। अच्छा एक सेकंड, क्या पूछा है, कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर इफ मिस्टर राज एक्सरसाइजेस ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ, बोलो फर्क नहीं पड़ता कैपिटल गेन में। ठीक है, कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी रहो दोनों के लिए सेम ही है, प्रोविजन दोनों के लिए सेम है। हाँ टैक्स कॉम्पिटिशन में फर्क आ सकता है, लेकिन यहाँ पूछा भी नहीं है टैक्स कॉम्पिटिशन, कैपिटल गेन निकालने बोल रहे हैं। तो करते अपन क्या दिया है, मिस्टर राज एजेड 69 ईयर्स का है, सोल्ड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच दिया, जो कैपिटल होता है, बोलो कितने में बेचा, फॉर रुपीज 75 लाख, विपुल को बेचा 15 दिसंबर 2023 को बेचा, व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 95 लाख, 15 दिसंबर 2023 को बेचा, इस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो थी वो थी 95 लाख। हाउएवर द अग्रीमेंट टू सेल बनाए भाई, अग्रीमेंट टू सेल was entered on 15 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023 को अग्रीमेंट टू सेल बना था, और इस दिन जो था विपुल ने 4 लाख रुपए एडवांस में दिया भी था। अगर आपको याद हो अग्रीमेंट टू सेल है, और अगर वो अदरवाइज देन कैश में वो अगर टोकन मनी देता है, अगर इवन इफ थोड़ा बहुत भी पैसा दिया रहेगा, बोलो आप एसडीबी कौन सा लोगे, वो अग्रीमेंट टू सेल वाला एसडीबी, और उस दिन अग्रीमेंट के दिन बोलो कितना था 85 लाख, एसडीबी 85। तो हमारे लिए ये एसडीबी कुछ रिलेवेंस नहीं रखता है ना। अच्छा सेल प्राइस कितना है 75 लाख, बोलो ये जो एसडीबी है वो कुछ काम की नहीं है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, क्लियर है। तो 15 जुलाई 2023 को उसे सेल किया है, और उस दिन एसडीबी थी 85 लाख रुपीज और 75 लाख सेल प्राइस था।
ठीक है, तो आप जो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 85 लाख आएगा। वो था ना एसडीबी मोर देन सेक्शन 50C, एसडीबी मोर देन 1105 पर 110% ऑफ द सेल प्राइस 75 लाख, इसका 110%। यस 85 लाख ज्यादा आता है तो एफपीओसी 85 लाख बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ऊपर वाला पार्ट। 75 लाख में बेच दिया, 95 लाख रुपीज एसडीबी है, फिर 4 लाख का एडवांस दिया, स्टैंप ड्यूटी वाइज। मिस्टर राज पेड 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एज अ कमीशन और टू द ब्रोकर। बोलो कर सकते हो, ट्रांसफर एक्सपेंसेस में जाएगा 1%। द लैंड वॉज परचेज ऑन 15 मई 2002 को 10 सुनो गुजराती में बोल दिया मैंने, 10,85,000 एंड इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय हिम सिंस इट्स परचेज। बोलो एग्रीकल्चरल लैंड है ये, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर ये कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ रहता तो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन अगर आपको याद हो 1037 में एग्जाम्प्ट होता, और रूरल तो बोलो कैपिटल नहीं आता। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन ही में कुछ नहीं होता। पर खैर इधर तो बोलो सेल है तो कैपिटल गेन आएगा, आप निकाल सकते हो 10 लाख 10,85,000 इंडेक्सेशन करके कर लो आगे। तो आपका बोलो एफपीओसी ट्रांसफर एक्सपेंसेस और कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो था ये बेच के आपने अनदर एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा जो रूरल एरिया, तो बोलो इसको एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 54 बी डी। बोलो 54 बी में मिलेगा, याद है 54 घर के बदले में घर और 54 भी खेत के बदले में खेत। तो 54 बी में इसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और नया घर कितने का खरीदा है? 40 लाख। ठीक है, तो ये लेस हो जाएगा 40 लाख रुपया जो भी कैपिटल गेन आता है। और वो ठीक है, अब ये घर जो है आपको 3 साल तक नहीं बेचना, लेकिन देखो ये तो तुरंत ही बेच रहा है। 1 जनवरी को खरीदा और 24 को बेच दिया, 2-3 महीने के बाद। लेकिन अब जो बेचेगा ना तो आपको क्या करना होता है, आपका एग्जाम्पशन सेकंड कॉम्प्यूटेशन होगा। सेकंड कॉम्प्यूटेशन होगा सेम फॉर द प्रीवियस ईयर सेल ऑफ ईयर बोलो 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से वो हम माइनस कर देते थे जितना एग्जाम्पशन वाज टेकन अर्लियर, बट ये कुछ नहीं होगा। रीजन बीइंग रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है इन इंडिया, तो बोलो उस पर कैपिटल गेन नहीं आता तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो पहला वाला एलटीसीटी आएगा और दूसरा वाला कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है। क्लियर है? ये एग्जाम्प्ट है तो कैपेसिटी नहीं है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ही अट्रैक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं अब। नेक्स्ट मिस्टर सूरज। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें इनकम टैक्स में। तो मिस्टर सूरज का क्वेश्चन है 39 years, his wife Megha 35 years and minor son Dev 12 years। ठीक है, तो प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ देयर इनकम्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर प्रीवियस एंडेड। ठीक है, सूरज की इनकम दी है सूरज, उसके बाद देखो सूरज की कितनी इनकम दी है, तो भाई 6 इनकम दी है। उसके बाद मेगा की इनकम दी है, उसके बाद देव की इनकम दी है। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ सूरज मेगा एंड देव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 assuming that सूरज has decided to pay tax under the default tax regime। सूरज बोलो क्या ऑप्ट कर रहा है? 115 बीएसी। तो सूरज जा रहा है 115 बीएसी, है ना। उसके बाद आगे बोलो whereas the मिसेस मेगा एंड देव हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रीजन। ये दोनों जा रहे हैं रेगुलर टैक्स रीजन। और एक बात याद रखना, मिस्टर देव माइनर है, 12 साल का था ना शायद वो, नहीं तो देखा मैंने 12 साल। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन आगे। कंप्यूटर इनकम देव assuming he has to pay tax when the whereas the मेगा ठीक है ऑप्टेड आउट। ब्रीफली एक्सप्लेन द रीजन फॉर ट्रीटमेंट। बोलो क्या निकालना है, कंप्यूट क्या करना है? तो कंप्यूट करना है टोटल इनकम। इनकम निकालनी है तीनों की। उसमें पहला वाला 115 बीएसी में ऊपर लिखा देखो 12 इयर्स का है, माइनर है, तो शायद क्लबिंग को टेस्ट किया गया हो। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला भूलना मत 115 बीएसी में सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो बोलो पार्टनरशिप फर्म से अगर सैलरी मिलती है तो कौन से हेड में जाएगा? पीजीबीपी इनकम। और जितना फर्म को अलाउड होता है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, क्योंकि फर्म ने उतने अमाउंट पर टैक्स नहीं पे किया। और यहाँ देखो क्या दिया है, इट इज एज पर द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40B। तो ये जो है ऊपर वाला वो वर्किंग पार्टनर हो, ये 6,15,000 उसको अलाउड था, तो बोलो पीजीबीपी में 6,15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उनका बीएससी में वो इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो बोलो ब्रॉड फॉरवर्ड करंट ईयर में भी लॉस हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोलो हाउस प्रॉपर्टी क्या होगा? इग्नोर, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस खाली हाउस प्रॉपर्टी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हाउस प्रॉपर्टी के सामने सेटअप हो सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड हेड नहीं चेंज कर सकते। तो बोलो ये कुछ नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड कर लो। और करंट ईयर में लॉस है एलओपी में, बट बोलो ये भी सेटअप नहीं हो पाएगा बिकॉज ही हैज ऑप्टेड 115 बीएसी। याद है एलओपी के लॉसेस, तो इसका भी क्या करूं? कैरी फॉरवर्ड। ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपेंसेशन आईएफओएस में टैक्सेबल होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50%। 50% का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 57
और IFOS में आपको 1017 और 1032 नॉट अलाउड है 115 BAC में। तो बोलो 50% डिडक्शन हो जाएगा, 2 लाख माइनस 50%, 1 लाख टैक्सेबल होगा। ठीक है, जो भी आता है चेक करें ना। इट रिलेट्स फॉर ट्रांसफर ऑफ अ पीस ऑफ लैंड इन द फाइनेंशियल ईयर 18-19 आउट ऑफ द 2 लाख 35,000 रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर 23 शॉप है एंड द बैलेंस रिलेट्स टू द प्रीसीडिंग ईयर। 35,000 अभी का है और बाकी का बैलेंस प्रीसीडिंग ईयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ठीक है, आई गेस सेक्शन 145 ए है, चेक कर लेना एक बार 145 ए। ठीक है, तो IFOS में 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंडफादर्स यंगर सिस्टर, भाई मम्मी पापा के भाई बहन कवर्ड है लेकिन दादा दादी के भाई बहन कवर्ड नहीं है, ये जो गिफ्ट है वो IFOS में टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल इन IFOS। डिविडेंड ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी टैक्सेबल इन IFOS। उसके बाद ऑन 1 दिसंबर 2023 सूरज रिसीव्ड 75 लाख एज अ मैच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम हिज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हिच वाज टेकन ऑन, बोलो टेकन कब था, इट वाज टेकन ऑन 1 मई 2012। तो अगर आपको याद हो अपने पास कैटेगरी थी 2003 से पहले वाली, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकेंड, 3 से पहले वाली, फिर दूसरी कैटेगरी थी 3 से 12 मतलब 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 12, फिर तीसरी कैटेगरी थी 12-13 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, और फिर ये देखो एंडोमेंट पॉलिसी। ठीक है, टर्म पॉलिसी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है क्योंकि वो डेथ ऊपर मिलती है। अब बोलो ये वाला अगर ये डेथ ऊपर मिला तो एग्जेम्प्ट होता है, अलाइव है वो बिफोर 2003, 3 से 12, 12-13 और फिर 13 और अब तो 23, और ये 1 अप्रैल 23 से जो है वो नया रूल आया था 5 लाख वाला। ठीक है, तो अब मेरे को बोलना हमारी पॉलिसी कब की है, हमारी पॉलिसी है सर 1 मई 2012 की, 1 मई 2012 इधर आएगा 1 मई 12। टैक्सेबल होगा इफ प्रीमियम इज बोलो मोर देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। बोलो इस केस में प्रीमियम कितना है आपका, प्रीमियम बोलो 6 लाख रुपए है एंड सम अश्योर्ड कितना है 65 लाख। तो बोलो इसका 10% कितना आता है, टैक्सेबल कब होगा, इफ इट इज प्रीमियम इज मोर देन 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, तो ही टैक्सेबल होगा 6 लाख, और ये बोलो 10% 6.5 लाख। क्या मोर देन हो रहा है, नहीं हो रहा है, बेटा लेस देन होगा, तो बोलो ये क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट। क्लियर है ये देखो इतनी इनकम आएगी। ठीक है, PGBP IFOS बस और क्या, IFOS वो एग्जेम्प्ट। अब आगे मेगा की बात करते हैं, करंट ईयर लॉस फ्रॉम द बिजनेस, मेगा को लॉस हुआ है करंट ईयर के बिजनेस में, करंट ईयर में बिजनेस थे। शी कैरिड ऑन दिस बिजनेस विद द फंड व्हिच मिस्टर सूरज, ये सूरज कौन है, उसका हस्बैंड है, बोलो हस्बैंड से गिफ्ट में फंड मिला था, क्लबिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लबिंग हो जाएगा, अगर हस्बैंड अगर कैश गिफ्ट कर रहा है और अगर उससे बिजनेस से इनकम आ रहा है, बोलो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लॉज 4 है वो 64(1)(4), बोलो क्लबिंग हो जाएगा 8,10,000 जो है, अच्छा वो लॉस है लॉस, बोलो लॉस भी PGBP का लॉस भी क्लब हो जाएगा और ये इसका चला जाएगा PGBP में 8,10,000, और इवन इसके सामने सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का बैलेंस ये कैरी फॉरवर्ड कर देगा आई। ठीक है, तो अगर PGBP का लॉस अगर कहीं इधर नहीं हो रहा है तो बोलो क्या आगे किसी और के सामने सेट ऑफ हो सकता है, यस हो जाएगा, सुनो भाई सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ही PGBP का लॉस है, PGBP का लॉस किसके सामने सेट ऑफ नहीं होता, PGBP लॉस नहीं होता इनकम फ्रॉम सैलरी के सामने एंड विनिंग्स के सामने कुछ सेट ऑफ नहीं होता, विनिंग फ्रॉम लॉटरी कैजुअल इनकम, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा। बैलेंस 8-10 में से जो बचेगा ना, कितना बचेगा, 8,10,000 माइनस 6,15,000, 1,95,000, तो बोलो 1,95,000 जो है वो इवन इसके सामने भी सेटअप हो जाएगा 1 लाख, और 95,000 इसके सामने सेटअप हो जाएगा जिसके भी सामने करना चाहो, अंडरस्टूड, सेटअप हो जाएगा। चलो इसी के साथ सूरज की कहानी तो खत्म हो गई, उसकी ऑलमोस्ट इनकम बहुत कम हो गई। अब मेगा का फर्स्ट तो हो गया, ये क्लबिंग हो जाएगा सूरज में, क्लब्ड विद सूरज इनकम, क्लब्ड विद सूरज इनकम। ठीक है, तो मेगा के लिए इसका कुछ नहीं होगा, मेगा के लिए इसका कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, मिसेस मेगा परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी खरीदा फ्रॉम हर 3 ईयर, उसके खुद के पैसे से खरीदा एंड गिफ्टेड द सेम टू हर माइनर सन। बोलो मेघा किसको गिफ्ट दे रही है, मेघा अपने माइनर बच्चे को घर गिफ्ट कर रही है, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करा, कब गिफ्ट करा, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को गिफ्ट करा है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, लव एंड अफेक्शन होगा, तो मदर जो है अपने बच्चे को 1 अप्रैल 23 हमारे प्रीवियस ईयर में गिफ्ट कर रहा है, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस वाज 51 लाख। ठीक है, अब मेगा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो
अगर आप गिफ्ट करते हो तो सेक्शन 47 कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 47 सडन ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट में मिला आईएफओएस, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव एग्जाम्प्ट है, ठीक है। प्रोविजो टू सेक्शन 56(2)(10) गिफ्ट एग्जाम्प्ट है इसके लिए। इन शॉर्ट गिफ्ट दोनों के लिए एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब आगे, अब मेरे को बोलना इसका, ये गिफ्ट तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन इसके अलावा अगर और कुछ आपको याद आता हो तो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा, क्या मिसेस मेगा को ही डीन डोनर माना जाएगा अंडर सेक्शन 27? यस। देखो इन दोनों का कोई इंपैक्ट नहीं आता, एग्जाम्प्ट है मतलब नील नील हो गया, कुछ करना ही नहीं है। क्या मिसेस मेगा ट्रांसफर टू स्पाउस और ट्रांसफर टू माइनर, लेकिन माइनर मैरिड डॉटर नहीं, और ये तो बेटा है उसका मिस्टर देव, ठीक है। तो बोलो देव है वो, तो बोलो अंडर सेक्शन 27 क्या होगा? डीम डोनर। क्लबिंग नहीं होगा, क्लबिंग नहीं होगा, डीम डोनर माना जाएगा। किसको? अच्छा, तो माइनर के लिए बोलो उसका गिफ्ट एग्जिम्ट है, और मेगा के लिए बोलो एक तो क्लबिंग हो गया, ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज अ कैपिटल गेन दूसरा, और तीसरा इसका हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा। देखो मेगा के लिए 3 आंसर आएंगे, पहला क्लबिंग जो है उसके उसमें हो गया, इस वजह से नो इम्पैक्ट। दूसरा इसका मेगा का क्या होगा कि उसे घर गिफ्ट करा है, वो करंट प्रीवियस ईयर में करा है, देयरफॉर बोलो सेक्शन 47 अट्रैक्टेड, नॉट अ नो कैपिटल गेन शैल अराइज ऑन सच अ ट्रांसफर। और तीसरा बोलो डीम डोनर माना जाएगा, इस वजह से हाउस प्रॉपर्टी आएगी। और हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आ रहा है क्या? हाँ नीचे दिया देखो, उसको रेंट रिसीव हुआ 35,000 पर मंथ, तो 35,000 इंटू 12, म्यूनसिपल टैक्स कुछ है नहीं, तो 30% रिडक्शन। मेगा के लिए हाउस प्रॉपर्टी आ गई 2,94,000, और तो मेगा का कोई इनकम नहीं है। पहला क्लब हो गया, वो नहीं है, 294 आ गया डीम ओनरशिप वाला, और तीसरा उसका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, क्लियर है ये। और माइनर का कोई इनकम नहीं है, क्योंकि ये तो उसके उसमें डीम ओनरशिप माना गया, ठीक है। नेक्स्ट बी है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है बी, और हमारा डीटी का पेपर खत्म। तो बी जो है, आंसर द फॉलोइंग। अब वेजिटेबल लिमिटेड फाइल्स इट्स रिटर्न ऑफ इनकम, वेजिटेबल लिमिटेड कंपनी है, बोलो वेजिटेबल लिमिटेड कंपनी है, फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा था? प्रीवियस ईयर था 22-23, ठीक है। इसकी रिटर्न बोलो 31 अक्टूबर 23 तक फाइल करनी थी, सर 22-23-24, तो इसने फाइल करी, ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर, वेजिटेबल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम ऑन, इसने कब फाइल करा? 15 दिसंबर 2023 को, इसने करा 15 दिसंबर 2023 को। इन शॉर्ट बिलेटेड है ना, ये एक बिलेटेड रिटर्न है, ठीक है। 15 दिसंबर 2023 को करा, ठीक है। ऑन 2 जनवरी 24, अब आप मेरे को बोलो बिलेटेड कब तक कर सकते हो? असेसमेंट ईयर के, असेसमेंट ईयर जो होता है प्रीवियस ईयर 22-23, तो असेसमेंट ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर है। मेरे को बोलना असेसमेंट ईयर के कब तक, तो 31 दिसंबर 23 तक, 31 दिसंबर 23 तक आप बिलेटेड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बोलो क्या हो रहा है? द अकाउंटेंट जो है उसका, वो कह रहा है 2 जनवरी 2024 को, 2 जनवरी 24 मतलब बी रिलेटेड के टाइम के बाद, बी रिलेटेड कब तक हो सकता है? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, फिर ये आप इसका 22-23 का बोलो लेट में लेट कब तक कर सकते हो? 31 दिसंबर 23, बी रिलेटेड रिवाइज सब कुछ इधर तक हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। इस पर अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट आता है, बट वो तो फिलहाल इग्नोर करो। तो बोलो द अकाउंटेंट ऑफ वेजिटेबल लिमिटेड रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन टू क्लेम अ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर अमाउंटिंग टू 15 लाख, 15 लाख का बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहा था, और वो भूल गया था। He wants to file revised return to claim such expenditure as the assessment is not yet completed. बोलो revised return can be filed बोलो up to 31st December of the assessment year or number 2 before completion of assessment whichever is earlier. तो लिखो, ठीक है। और अर्लियर क्या हो जाएगा उसका? 31 दिसंबर 2023, तो हेंस रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। और अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज अपडेटेड रिटर्न जो होता है ना, वो कब आता है? अगर वो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बेनिफिट है तो अपडेटेड रिटर्न आती है। भाई यहाँ तो तुम बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम करना चाहते हो, तो अपडेटेड रिटर्न का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसकी तो ओरिजिनल रिटर्न भी डिलेटेड है ना। हाँ, ठीक है। तो बोलो यहाँ उसका रिवाइज रिटर्न नहीं हो सकता, अपडेटेड भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपेंडिचर क्लेम करना है। नेक्स्ट B2, महिंद्रा, महिंद्रा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, महिंद्रा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 45 ईयर, ठीक है। महिंद्रा रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 45 इयर्स अर्नड सैलरी इनकम, अर्नड सैलरी इनकम ऑफ 2 करोड़ रुपीज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। बोलो किससे इनकम कमाई है? महिंद्रा
इंडिविजुअल है, उससे सैलरी कमाई है, सैलरी कितनी 2 करोड़ की 23-24 में। He also earned the dividend from unlisted shares amounting to 4 lakh rupees. ठीक है, डिविडेंड टैक्सेबल होते हैं। He wants to file his return of income through a TRP. Can you do so? बोलो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू कौन रिटर्न फाइल कर सकता है? तो ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ फाइल कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, कंपनीज नहीं कर सकती, फिर जिसको टैक्स ऑडिट करना है वो नहीं कर सकता। ठीक है, इन लोग नहीं कर सकते। अब मेरे को बोलो, ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, हाँ इंडिविजुअल है, ये कंपनी नहीं है और टैक्स ऑडिट भी नहीं है, इसको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाई सैलरी इनकम है, सैलरी वाले को टैक्स ऑडिट नहीं कराना। तो मेरे को बोलो, क्या ये टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता है? यस, ये कर सकता है रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब सुनो, रानी रानी एंड इंडियन रेसिडेंट एजेड 34 ईयर्स की है, वो डिड नॉट फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 एंड 23-24। इतने सारे असेसमेंट ईयर दिए हैं। ठीक है, शी गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ईच ऑफ द असेसमेंट ईयर। पूछा क्या है, बोलो। शी अप्रोचेस यू टू फाइल अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a) ऑन 16 में। वो कब आई तुम्हारे पास? वो आई है 16 मई 2024 में। You are required to prepare a suggestion to be given to her in this respect. Your suggestion should include the financial aspect also. Financial aspect भी explain करो, बोलो। Like payment of tax, briefly outlining the relevant provision of the income tax. ठीक है, मेरे को बोलना अपडेटेड रिटर्न पूछ रहा है, वो बोल सकती है या नहीं, एंड वो पूछ रहा है आपसे फाइनेंशियल एस्पेक्ट कि उसको कोई टैक्स वैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं। तो बोलो, अपडेटेड रिटर्न जो होती है, अपडेटेड रिटर्न, वो आप कब तक फाइल कर सकते हो? तो वो आप कर सकते हो विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। एक सेकेंड रुकना, ये देखो, ये अपडेटेड रिटर्न है। तो जो भी प्रीवियस ईयर है, जो भी प्रीवियस ईयर, बोलो ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए ड्यू डेट क्या होती है? 30 नवंबर 23-24 है, तो 30 नवंबर 24। फिर कुछ लोगों के लिए, वो कंपनीज और टैक्स ऑडिट और पार्टनरशिप फर्म्स, उनके लिए बोलो 31 अक्टूबर, और बाकी सबके लिए 31 जुलाई। बी रेटेड 31 दिसंबर तक कर सकते हो। अब बोलो आपको 23-24, 24-25, तो 2 साल देते हैं असेसमेंट ईयर की एंड से, मतलब 31 मार्च 25, तो 27 तक का टाइम है। तो ये जो टाइम है ना बी रेटेड के बाद, बोलो आपके पास अभी भी रास्ता खुला है 139(8)(a) का अपडेटेड रिटर्न का। भाई दिसंबर तक तो वैसे भी अलाउड ही है, बी रेटेड रिवाइज कुछ भी। तो बोलो मेनली आपका ये टाइम होगा। अब बोलो, ये आप फाइल कर सकते हो विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड इट कैनॉट रिजल्ट इन लॉस, कम नहीं होने चाहिए, या फिर बोलो आपके रिफंड जो है या टैक्स रिडक्शन नहीं होना चाहिए, रिफंड नहीं बढ़ने चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी लॉस, कम नहीं होना चाहिए, आई मीन वो लॉस रिटर्न नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, ये गवर्नमेंट का बेनिफिट होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का नुकसान हो तो आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको इनकम जो है जो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लॉस नहीं होना चाहिए, अपडेटेड रिफंड नहीं होना चाहिए, टैक्स रिडक्शन। और अगर आप 1 साल के अंदर जाते हो या 2 साल है, 1 साल में जाते हो तो आपको एडिशनल 25% देना है, और दूसरे साल में जाते हो तो आपको एडिशनल टैक्स देना है 50%। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजन थी। अब मेरे को बोलो 21-22, तो बोलो यहां से 2 साल का टाइम है, तो 31 मार्च 24 तक आप इसका अपडेटेड 22 और 2 24 तक कर सकते हो। बोलो आज क्या दिन है? आज है 16 मई 2024, 16 मई है आज। तो बोलो अपडेटेड रिटर्न नॉट पॉसिबल। इसका बोलो 2 साल 23, तो 31 मार्च 25, असेसमेंट ईयर से गिन रहा हूँ, असेसमेंट ईयर। आज बोलो क्या दिन है? 16 मई 24। इसका अपडेटेड रिटर्न एज पर द टाइम लिमिट पॉसिबल है, बट इसका देखो टैक्स पेबल कितना आता है? 5,60,000 माइनस इसका टीडीएस करोगे ना, 560 माइनस 10 लाख रुपए, तो इसका तो रिफंड बनेगा। एंड अपडेटेड रिटर्न की वजह से बोलो तुम्हारा रिफंड बन रहा है भाई, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो जाएगा। तो आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है? टाइम का रीजन नहीं है, इसका रिफंड वाला रीजन है। अंडरस्टूड? पहला वाला बिकॉज टाइम बार्ड है, दूसरा वाला बोलो रिफंड, इट कैनॉट रिजल्ट इनटू अ रिफंड। ठीक है, थर्ड वाला 23-24, बोलो 31 मार्च 26 तक कर सकता है ये, 24 और 2 26। और मेरे को बोलना 16 मई 2024 है, तो बोलो अब इस केस में टैक्स निकाल लो, कितना आता है? 6,30,000 प्लस बोलो टीडीएस डिडक्टेड तो लेस होगा, इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 90,000 प्लस, माइनस बोलो 2 लाख का टीडीएस है लेस होगा, माइनस ऐसे टैक्स 1 लाख रुपया, तो इसका टैक्स पेबल आएगा, पेबल तो आप कर सकते हो, टैक्स पेबल आएगा 4,20,000। अच्छा, टैक्स पेबल मैंने कैसे निकाला है? टैक्स जो है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट किया मैंने, टीडीएस और इरेस्ट कर दिया। अब बोलो प्लस आपको क्या पे करना पड़ेगा? एडिशनल टैक्स।
और ये कब फाइल करना चाहते हैं? 16 मई 2024। 16 मई 2024 मतलब फर्स्ट ईयर में। 24-25 फर्स्ट ईयर होगा और 25-26 सेकेंड ईयर होगा। 26 तो बोलो 16 मई 2024 इधर आएगा फर्स्ट ईयर। तो बोलो इसको कितना देना है? 25% टैक्स दे रहे हैं ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में नॉट पॉसिबल, थर्ड में पॉसिबल, लेकिन विद टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा ये इनकम टैक्स हो गया दोस्तों। ठीक है, और अब जीएसटी जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ उसके लिए, बिकॉज इट हैज टेकन सो मच टाइम, तो इवन मैं भी थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। मैं जीएसटी का वीडियो नेक्स्ट थोड़ी देर में बनाकर वो भी अपलोड कर देता हूँ। जीएसटी को हम अलग से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओवरऑल इनकम टैक्स का पेपर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है अच्छा था, ट्रिकी था, थोड़ा डिटेल में प्रोविजन पूछा था अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। एंड सेकेंडली लेंथी था, मुझे ऐसा लगा पेपर इजी है एज कम्पेयर टू, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पेपर इजी था। अब देख लो कैपिटल गेन सिंपल था। अगर आपको याद हो दोस्तों तो मैंने जो है एग्जाम की प्रोसीडिंग पेपर अगर आपने फॉलो किया हो तो मैंने कहा था 115 बीएससी जो है उसका क्वेश्चन आएगा एंड रेगुलर टैक्स रीजन दोनों पूछे जाएंगे। तो आप देखो आपका कंपलसरी क्वेश्चन वही है, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का वही क्वेश्चन है, 115 बीएससी एंड ये रेगुलर टैक्स रीजन। और एक सेपरेट क्वेश्चन भी मैंने बोला था 115 बीएससी का जो है वो आने का चांस है। और आप देखो एक सेपरेट क्वेश्चन भी आया था 115 बीएससी वाला जो तकरीबन 6 मार्क्स का। तो 15 और 6 21, अप्रोक्सीमेटली 21 मार्क्स जो था 115 बीएससी। हाँ, लेकिन इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और ये सब का भी लॉजिक था, क्लबिंग एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो मैं खाली 115 बीएससी नहीं बोल सकता। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव के साथ, और उसके बाद हम एमसीक्यूज को जो भी है वो भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लगा हो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन करा है और यूजफुल लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, स्पेशली वो लोग जो लोग जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों जीएसटी के क्वेश्चन आंसर के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? मस्त एकदम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जीएसटी का पेपर सॉल्विंग। हमने इनकम टैक्स जो था वो सॉल्व कर दिया। अब हम जीएसटी का जो पार्ट था सितंबर 24 का, सीए इंटर सितंबर 24 अटेम्प्ट का जो जीएसटी का जो 50 मार्क का पार्ट था वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब ये जो है प्रिसाइसली 35 मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो एक कंपलसरी क्वेश्चन था, 10 मार्क का था, और उसके साथ एक 5 मार्क का भी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 15 मार्क का क्वेश्चन था ये। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या था, डीएफ प्राइवेट लिमिटेड और रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन पुणे। बोलो पहला तो आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? डीएफ का, जो किधर वाला है? पुणे वाला, पुणे महाराष्ट्र। एज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का क्वेश्चन है? January 24. The turnover of DF Private Limited was 3.2 crore in the last financial year. Preceding financial year में उसका टर्नओवर 3.2 करोड़ था। ठीक है, देखते हैं उसका कुछ होता भी है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, पुणे वाला था, जनवरी का क्वेश्चन है, डीएफ का क्वेश्चन है। अब आपको देखो कुछ एडजस्टमेंट दी है 1 to 9, और उसके बाद ये दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और बोला है रेट ऑफ सीजीएसटी 99 और 18% रिस्पेक्टिवली आईजीएसटी। ठीक है, ना भी बोला होता तो हम 18% ही लेते हैं। ठीक है, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लायर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस व्हेनेवर एप्लीकेबल। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये सब ना भी बोला होता तो मैं यही अज्यूम करता आईटीसी की कंडीशन होगी। अब देखो मुझे ऐसा लगता है बिकॉज डीटी का पेपर बहुत लेंदी था, इस वजह से आईडी का पेपर वो मुझे कंपैरेटिवली इतना बड़ा लेंदी नहीं लगा। इवन आप यहाँ पर भी देखोगे तो इन्होंने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है? कंप्यूट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी अवेलेबल। आपका कितना आउटवर्ड का टैक्स आएगा और आपका आईटीसी कितना आएगा, मतलब आप आउटवर्ड का टैक्स निकालो। आपको याद हो हम ऐसे कर देते, आउटवर्ड का टैक्स निकाल देते एंड इनवर्ड का टैक्स, और फिर आउटवर्ड के टैक्स में से हम इनवर्ड का टैक्स जो था वो माइनस कर देते, स्टेप 1 स्टेप 2 करके। बेटा वो सब नहीं कर रहा। ठीक है, वो सब नहीं कर रहा है। आपको सिंपली ढूंढना क्या है? आउटपुट का टैक्स एंड इनपुट का टैक्स। यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स का क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ढूंढना है, आउटवर्ड इनवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये आउटवर्ड लेग है, आउटवर्ड है। तो बोलो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। और 5 लाख का 99% जो होगा 45,000। ठीक है, 5 लाख जो है उसका 99% 45,000 ये जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटवर्ड टैक्स में चला जाएगा। उसके बाद एफ लिमिटेड, मतलब हम तो डीएफ है, ये एफ कोई और कंपनी है, ऑफ मुंबई जो अनरजिस्टर्ड था, हैड प्रॉमिस्ड
to DF Private Limited in October 23 to complete contract within of 3 months, but they can't able to complete the committed contract, so DF Private Limited received, DEF को received हुआ है, बोलो क्या रिसीव हुआ, कंसिडरेशन, मतलब जो एफ है उसे पैसा दिया होगा, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, तो डीएफ जो है उसको पैसा रिसीव्ड हुआ, इसका मतलब ये भी क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। अब किस बात का पैसा रिसीव्ड हुआ, तो कंसिडरेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए टाइम एज डिसाइडेड बाय द प्री रिटर्न अग्रीमेंट, तो इनका प्री रिटर्न अग्रीमेंट था, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो या परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो उस केस में बोलो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, तो आपको लेट फीस, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो भी आप बोलना चाहो वो देना पड़ेगा। अब उसने टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया तो उसने लिक्विडेटेड डैमेजेस पे किए। अब ये जो है ये किस बात का होता है, तो ये होता है टॉलरेट करने के लिए, हम आपको टॉलरेट कर रहे हैं और उसके एवज में, उसके रिटर्न में बोलो मेरे को क्या मिला, लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले हैं, क्या ये टैक्सेबल होगा, यस इस पर टैक्स आएगा, और ये आउटवर्ड है, तो 2 लाख का भी बोलो क्या हो जाएगा, 99%, ठीक है, ये हो गया हमारा आउटवर्ड सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड है डीएफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ बुकिंग ऑफ फ्लाइट टिकट, फ्लाइट टिकट बुक कर रहा है वो फॉर एन एम्प्लॉई ऑफ एच एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली इन द इकोनॉमिक क्लास फ्रॉम बागडोगरा, वो बागडोगरा नहीं, वो बागडोगरा है, वेस्ट बंगाल टू पुणे महाराष्ट्र, तो बागडोगरा से वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र तक की उसने टिकट बुक करी है, वो भी बोलो एयरवेज में फ्लाइट की टिकट बुक करी है, एयरवेज में इकोनॉमी क्लास, और आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट से चाहे जर्नी स्टार्ट हो या जर्नी का एंडिंग हो, एम्बार्क हुआ हो या टर्मिनेट हुआ हो, वो जर्नी एग्जेम्प्ट होती है, तो इस पर तो जीएसटी नहीं आता, इस पर तो जीएसटी नहीं आता, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, ना आउटवर्ड इनवर्ड कुछ भी, इग्नोर कर दो इसको, एग्जेम्प्ट है ये ट्रांजेक्शन। और वैसे ही इसका आउटवर्ड है डीएफ प्राइवेट लिमिटेड, जिसका क्वेश्चन सॉल्व करो, इट हैज प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ बुकिंग, तो ये आउटवर्ड है वैसे तो बोलो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, डीएफ प्राइवेट लिमिटेड हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात ऑन 15 मार्च 2023, तो ये उसका इनवर्ड है। अब ये जो बात चल रही है इनवर्ड है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो था वो आउटवर्ड था, सेकंड वाला जो था आउटवर्ड था, थर्ड वाला आउटवर्ड था बट एग्जेम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं आता। फिर फोर्थ वाला जो है वो इनवर्ड है, डीएफ परचेज है गुड्स वर्थ ₹5 लाख फ्रॉम आर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुजरात ऑन 15 मार्च 23, नाउ आर लिमिटेड इशूड अ डेबिट नोट, तो मेरे को बोलना हमने उसके पास से गुड्स खरीदा, आर के पास से, हम लोग कौन है, डीएफ लिमिटेड, हमने गुड्स खरीदा 5 लाख रुपीज का, और कब खरीदा हमने, तो 15 मार्च 2023, भाई ये पहले की बात है, अभी कौन सा मंथ का क्वेश्चन है, जनवरी 24, तो अभी क्या हुआ, नाउ आर लिमिटेड इशूड अ डेबिट नोट, उसने आर ने डेबिट नोट इशू किया है, पहले इनवॉइस होगा डेबिट नोट, 15 जनवरी 2024 को डेबिट नोट दिया है फॉर पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज टू बोलो डीएफ प्राइवेट एज पर द पार्ट ऑफ टर्म ऑफ सेल, ठीक है, उसने डेबिट नोट दिया है डीएफ को, तो अब ये सिंपली क्या है, डीएफ बोलो, डीएफ जो उसके लिए इन्वर्ड है, डेबिट नोट से उसने पेमेंट करा रहेगा, बोलो इसका उसको क्या मिलेगा, आईटीसी मिलेगा। अब यहाँ डाउट राइज होता है कि सर वो नवंबर वाला जो टाइम लिमिट है एप्लीकेबल होगा, तो नवंबर का जो टाइम लिमिट है वो इनवॉइस के लिए अलग से चेक करते हैं, इसका आईटीसी आप मैक्सिमम कब तक दे सकते थे, तो मार्च 23, तो 30 नवंबर 23 तक, और ये वाला जो ट्रांजेक्शन है इसका आईटीसी बोलो आप मैक्सिमम कब तक दे सकते हो, 30 नवंबर 2024 तक, तो ये जो है डेबिट नोट उसका आप आईटीसी ले लो और कुछ नहीं, ओरिजिनल इनवॉइस है उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि वो मंथ के बाद ही नहीं चल रही है, तो बोलो आप यहाँ क्या करोगे, ये जो 25,000 है इसका आप आईटीसी ले लो इनवर्ड, ठीक है, और रजिस्टर्ड इन गुजरात है, और आप कहाँ वाले हो, पुणे महाराष्ट्र, तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बनेगा और क्या, ठीक है, आईजीएसटी आएगा इनवर्ड में, तो फिलहाल देखो हमारा आउटवर्ड हो गया, आउटवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड। अब नेक्स्ट, डीएफ हैड सोल्ड वन ऑफ इट्स यूनिट इन पुणे एज अ गोइंग कंसर्न, आपको याद हो सबसे पहला एग्जामिनेशन में जो लास्ट पॉइंट है ना वो इंस्टीट्यूट की बुक में मॉड्यूल में, वहां पर एक सबसे पहला एंट्री था कि एज अ गोइंग कंसर्न अगर आप बिजनेस ट्रांसफर करते हो तो एग्जाम्प्ट होता है, इस पर जीएसटी नहीं आता, एग्जाम्प्ट है ये, ठीक है। वैसे डीएफ हैड सोल्ड तो मेरे को बोल दो आउटवर्ड है ये। फिर बोलो डीएल प्राइवेट लिमिटेड हैड प्रोवाइडेड सर्विसेज टू बोलो मिस्टर वाई रजिस्टर्ड इन पंजाब टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन दुबई, अगर एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया करता है, आपको याद होगा ये एग्जीबिशन या इवेंट या जो भी होते हैं तो उसके रिलेटेड जो था ये ऑर्गेनाइजिंग इवेंट है, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए रूल्स थे, बट प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल कर करोगे भी क्या, क्योंकि एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्पशन में कवर्ड है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 12 1 2 3 4 5 6 और 7 12 7 जो था, हाँ 12 7 जो था 12 7 वो बात करता था ऑर्गेनाइजिंग और स्पॉन्सरशिप ऑफ एन इवेंट है,
तो क्या उससे हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल लेंगे, बट बोलो ये एग्जीबिशन, इफ एग्जीबिशन आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया तो वो एग्जाम्प्ट होता है। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम्प्ट है तो कोई टैक्स नहीं आएगा, इनवर्ड होगा तो आईटीसी नहीं मिलेगा, आउटवर्ड होगा तो टैक्स नहीं आएगा। फिर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बोलो ये क्या है, आउटवर्ड, इस पर आईजीएसटी आएगा। अमाउंट टुवर्ड रिसीट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विस, रिसीट ऑफ इंट्रास्टेट सर्विस इनवर्ड है, इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा। और लास्ट परचेज ऑफ द कॉन्फेक्शनरी आइटम्स, ठीक है, which are to be used to supply free of cost to the customer in customer meet organized by DS। अब कॉन्फेक्शनरी आइटम्स खरीदी हैं, मेरे को बोलना है इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं। ब्लॉक्ड है फूड एंड बेवरेजेस, ब्लॉक्ड है फूड आइटम्स, ठीक है, ब्लॉक्ड होती है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, तो ये देखना जरा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये सब क्या करोगे आप, इसमें से जो भी इनवर्ड्स हैं, इनवर्ड एक ये है इनवर्ड और एक ये इनवर्ड था, ये जो भी इनवर्ड है बोलो इसमें क्या करोगे, ये ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो, उसका टैक्स निकाल लें, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल कर ऐड कर दो, और आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, ठीक है, आउटपुट टैक्स तो आपका आउटवर्ड से आ जाएगा, और ये जो भी 2-3 आइटम बोलिए ये ओपनिंग बैलेंस ये ऐड कर दो, आपका इनपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, इसमें खास कुछ था नहीं, एग्जामिशन टेस्ट किए गए हैं एग्जामिशन, और बाकी तो इंट्रा इंटर डेबिट नोट का वो टाइम लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाकी तो एग्जामिशन दिखा, एक ब्लॉक दिखा, एक आइटम दिखा। अब इधर देखो ओपनिंग बैलेंस ऐड हो गया, खत्म हो गया, आपको यहाँ टैक्स निकालना ही नहीं है, आउटपुट का टैक्स, इनपुट का टैक्स, ये सब नहीं करना है, खाली टैक्स निकाल के छोड़ दो। नेक्स्ट, एबीसी इंफ्रा इज अ पार्टनरशिप फर्म, बोलो किसका क्वेश्चन कर रहे हो, एबीसी इंफ्रा पार्टनरशिप फर्म का, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इट फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2024, तो कौन से मंथ का सर्विस दे रहा है, फरवरी 24 का। और आपको पूछा गया है ऑल सप्लाई मेंशन अबव आर इंट्रास्टेट, सारा इंट्रास्टेट है, जीएसटी की रेट 99% है, और आपका क्वेश्चन है फरवरी के लिए आपको ढूंढना है कंप्यूट जीएसटी पेएबल बाय द एबीसी, आपको जीएसटी पेएबल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंसिडरेशन रिसीव्ड, रिसीव्ड है मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर भी कंसिडरेशन रिसीव्ड है मतलब ये भी आउटवर्ड सप्लाई होगा। सर्विसेज गिवन ऑफ बुकिंग, ये भी आउटवर्ड होगा। सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन, ये भी आउटवर्ड होगा, सारे ट्रांजेक्शन आउटवर्ड है। पहला कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम नेबरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए एबीसी इंफ्रा अग्रीज टू इंस्टॉल अफ्लुएंट, ABC Infra agrees to install effluent plant for treatment of a waste water even though there is no legal requirement। अब मुझे याद नहीं ऐसे कोई एग्जामिशन हो तो बोलो इन माय ओपिनियन ये क्या होगा, अगर कोई एग्जामिशन नहीं है तो ये टैक्सेबल होगा, इस पर टैक्स आएगा 5.5 लाख, इस पर 99% जीएसटी एसजीएसटी निकालो। उसके बाद देखो क्रिकेट मैच है, कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासेस फॉर क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज एज अ फर्म्स एनुअल इवेंट, अब चाहे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट हो या अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट हो, 2 × 500 टोटल रिसीव्ड एंड डिवाइडेड बाय 500 पासेस, तो पर टिकट है ना 485 पड़ता है, 485 पर टिकट या पर पास, और आपको याद हो 500 से ज्यादा होगा तो ही टैक्सेबल होगा। फर्स्ट वाला टैक्सेबल है, सेकंड वाला एग्जेम्प्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाले पर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, सेकंड वाला क्यों एग्जेम्प्ट है, बिकॉज़ लेस देन 500 है। सर्विसेज गिवन ऑफ बुकिंग एयर टिकट, अगेन एयर टिकट है एयरवेज इकोनॉमिक क्लास और फ्लाइट से मुंबई टू मणिपुर नॉर्थ ईस्ट, बोलो ये भी क्या है एग्जेम्प्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर्ड है, इवन बागडोगरा भी कवर्ड है। सेम पॉइंट पहले क्वेश्चन में था, क्या है, सर्विसेज गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का काम दिख करके दे रहे हो इन रिलेशन टू फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी अंडर आर्टिकल 2.3W, ये ना आप मॉड्यूल में वो देखोगे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, वहां एग्जामिशन में मिलेगा, वहां दो सर्विसेज है सेम, एक है प्योर लेबर सर्विस अगर आप देते हो टू गवर्नमेंट तो एग्जाम्प्ट है, और दूसरा अगर आपका गुड्स का वैल्यू 25% से ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा, प्योर लेबर सर्विस है तो एग्जाम्प्ट है, और अगर वो गुड्स की वैल्यू अगर लेस देन 25% है, लेस देन इक्वल टू 25% तो एग्जाम्प्ट। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बोलो मटेरियल कितने का है, 279, 375 आउट ऑफ टोटल बोलो 8,20,000, तो अप्रोक्सीमेटली आपने 34.07, 34% गुड्स आपके इन्वॉल्व थे, 34%, बोलो मैक्सिमम गुड्स कितने होते तो एग्जामिशन मिलता है 25%, आपका तो 34% है, इस पर जीएसटी आएगा, इंट्रास्टेट सीजीएसटी, ठीक है। अगेन यहाँ पर एग्जामिशन जो था वो टेस्ट किया है, क्रिकेट मैच वाला एग्जामिशन, इकोनॉमिक क्लास वाला एग्जामिशन, और ये भी 34, ये एग्जामिशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला मुझे याद नहीं ऐसे कोई एग्जामिशन हो, एक बार आप चेक कर लेना फिर भी। अब इधर देखो 6A पर बात करते हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट एग्जामिन वेदर द मेजर सी कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्या मेजर ए को कोई, मेजर सी को कोई कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल है, तो देखो क्या लिखा है, मेजर सी अ रजिस्टर्ड डीलर ऑफ आंध्र प्रदेश, बोलो किधर वाला है वो, आंध्र वाला, आंध्र प्रदेश वाला, ट्रेडिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ट्रेडर है ट्रेडर,
आंध्र प्रदेश वाला ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो बोलो आंध्र प्रदेश के लिए क्या टाइम लिमिट है? गुड्स वाला होगा ट्रेडिंग मतलब, ठीक है। तो गुड्स वालों के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 1.5 करोड़, ठीक है। बच्चे ने देखो यहाँ लिखा भी है 1.5 करोड़, तो मेरे को बोलना अप टू 1.5 करोड़ तक का जो टर्नओवर रहेगा वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। मशीनरी का काम कर रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी सप्लाई करते हैं, इज रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। तो ये गुड्स प्लस सर्विस वाला है, गुड्स प्लस सर्विस। सेक्शन 10(1) में ये एलिजिबल हो सकता है शायद, अगर कंडीशन फुलफिल करे तो। देयर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बोलो लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर कितना था? 1.32 करोड़, विच इज अप टू 1.5 करोड़। तो मेरे ख्याल से ये तो कंडीशन हो रही है, इट वाज फर्स्ट ईयर, सो दे हैड नॉट स्टार्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस रिलेटेड टू मशीनरी, ठीक है। ये पहला साल था उनका, तो उस समय उन लोगों ने सर्विस नहीं दी। तो बोलो लास्ट ईयर का टर्नओवर विद इन लिमिट है, हाँ। फिर अब करंट ईयर में 23-24 में दे आर प्लानिंग टू प्रोवाइड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस। आपको अगर याद हो, पहला तो देखो इसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट के अंदर है। दूसरा, वो 4 काम नहीं करने हैं, है ना, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंटरेस्टेड, वो सब। तीसरा, अगर गुड्स प्लस सर्विस है तो सर्विस शुड बी विद इन सर्टेन लिमिट। तो बोलो पहला कंडीशन हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। फिर तीसरा कंडीशन गुड्स प्लस सर्विस, उसकी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दी वो चेक करते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 6,25,000 फॉर विच दे हैव टू परचेज सम रॉ मटेरियल ऑफ 5 लाख फ्रॉम अदर स्टेट, ठीक है। रिपेयर्स मेंटेनेंस सर्विस दिया, मेरे को बोलो सर्विस का लिमिट क्या था? तो नंबर 1 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, और नंबर 2 5 लाख। अब यहाँ इसका आंध्र प्रदेश में प्रेजेंस है, तो इसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द स्टेट सेम होगा। तो 10% ऑफ 1.32 करोड़, ये इसका 10% निकालो, 13,20,000 होगा, यस। तो बोलो हायर क्या आएगा? 13,20,000, लिमिट आएगा 13,20,000। सर्विस दे सकता है अप टू 13,20,000, इसकी सर्विस भी लिमिट के अंदर है, इसकी सर्विस भी लिमिट में, तो ये कंडीशन भी हो रहा है। और बाकी तो कुछ दिया नहीं है, 4 काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलो उसमें से एक यहाँ पर बोला है इंटरस्टेट परचेज करता है फ्रॉम अदर स्टेट, तो मेरे को बोलो इंटरस्टेट परचेज कर रहा है, चलेगा। इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहा, इंटरस्टेट सेल नहीं कर रहा, नॉन टैक्सेबल सेल नहीं कर रहा, ये सब आउटवर्ड की साइड अलाउड नहीं है। इनवर्ड इंपोर्ट करो तो भी चलेगा, एक्सपोर्ट नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इंटरस्टेट परचेज करो चलेगा, इंटरस्टेट सेल्स मत करना। तो ये जो है ये कंडीशन, एक ही बोला इंटरस्टेट परचेज, बोलो सारी कंडीशन हो रही है, ये एलिजिबल है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। गुड सर्विस वाला कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा इसको, वो 0.5% का, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, तो अगर आप देखोगे तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन बेस्ड है, ठीक है। पूरा प्योरली अगर आपने एग्जामिनेशन अच्छे से पढ़े हैं सारे, तो आप क्रैक कर सकते हो ये। तो ये जो कॉम्पोजिशन वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन लगा मेरे को ये भी। अब बी बढ़ते हैं, बी ये बेस्ड है प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। गरिमा हैविंग इट्स परमानेंट रेसिडेंस इन भावनगर गुजरात, बोलो किधर वाली है वो? गुजरात वाली गरिमा। परचेज कार फ्रॉम कियारा मोटर्स ऑफ जयपुर राजस्थान, तो बोलो कियारा मोटर्स जो है कियारा, ये गरिमा को बोलो कार बेच रहा है। परचेज कार फ्रॉम कियारा, मतलब कियारा सेलर है, कियारा किधर वाला है? राजस्थान वाला, और ये गरिमा किधर वाली है? गुजरात वाली। राजस्थान टू टेक द एडवांटेज ऑफ लो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है, एंड रोड टैक्स। गरिमा took the delivery of the car from Jaipur and returned with the car to her residence in Bhavnagar, Gujarat. Address of the Garima recorded, ठीक है, in the invoice issued by Kiara mentions only the name of the state. Only the name of the state is mentioned. Garima is unregistered person, whereas Kiara is registered person under GST. Determine the place of supply. अगर आपको याद हो, मैंने अमेंडमेंट के शॉर्ट्स अपलोड करे थे, और वहां पर ये मैंने 10(1) ये जो था, ऐसे बड़े सारे शॉर्ट्स मैंने अपलोड करे थे। अगर आपको याद हो, ये 10(1) सीए में कवर होगा। बोलो क्या रूल है गुड्स का? तो गुड्स की केस में 2 पॉसिबिलिटी, सामने वाला देखो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो मूवमेंट नो मूवमेंट चेक करते हैं, लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, जो कि इस केस में है, B2C सप्लाई है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, गरिमा इज अनरजिस्टर्ड, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? तो अगर रेसिपिएंट एड्रेस दे रहा है, खाली स्टेट का नाम देगा तो भी चलेगा, पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं, जो कि इधर हुआ है। तो बोलो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, बोलो एड्रेस ऑफ गरिमा रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ओनली द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, उसने गुजरात बोला, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात। 10(1) चाहिए, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, आकार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और रजिस्टर्ड पर्सन इन नागपुर, बोलो किसकी बात चल रही है? आकार एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, तो एक कंपनी है आकार, ठीक है, किधर वाला है ये? रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र वाला है। wants to display the products of its client at most prominent places in different states. ये अपने क्लाइंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विस देना चाहता है और इनके प्रोडक्ट्स जो है उसको डिस्प्ले करना चाहता है। It took on the rights to use the space on the hoarding.
इसने क्या करा, स्पेस ऑन द होर्डिंग उसका राइट ले लिया, ठीक है, आर भूल गया, स्पेस ऑन होर्डिंग, तो स्पेस ऑन होर्डिंग माउंटेड ऑन अ फिक्स सरफेस अटैच टू द अर्थ सिचुएटेड, बोलो किधर है, उदयपुर राजस्थान और ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये है राजस्थान में एंड इवन मध्य प्रदेश में, तो दो होर्डिंग का उसने राइट ले लिया है। और फ्रॉम जीएन एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़, किसके पास से लिया, जीएन के पास से, जो छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला। आकर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस, बोलो इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है, एंड ऑल्सो टू मैनेज द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द होर्डिंग्स, मतलब वही मैनेज करेगा। इन शॉर्ट इधर हुआ क्या, उसने स्पेस जो है वो भाड़े पर ही ले लिया, ठीक है, वो स्पेस जो उसने भाड़े पर ही ले लिया है। तो मेरे को बताना इस केस में इट इज अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो मेरे को बोलो यहाँ पर क्या आएगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ये दोनों क्या बनेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू जिसके लिए भी चार्ज करी है, दो अलग अलग इनवॉइस बनाएंगे हम, ठीक है, एक में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा राजस्थान, एक में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा मध्य प्रदेश। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय जीएन, जीएन ने जो किया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने बोल दिया हो, ठीक है। ये तो शॉर्ट में था, मुझे याद है, ये वाले मैंने 2 पॉइंट ऐसे बोले थे एडवर्टाइजमेंट वाले। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 8। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या बात चल रही है, तो मोहन और रजिस्टर्ड पर्सन इन सलेम तमिलनाडु मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, बोलो मोहन किधर वाला है, तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, इंट्रा कर रहा है मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स अमाउंटिंग टू 13,57,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, किसको दे रहा है, पीएसयू को। तो बोलो सप्लायर कौन है, मोहन, और मोहन तमिलनाडु वाला किसको सर्विस दे रहा है, ये दे रहा है सर्विसेज टू पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कितने का, 13,57,000 विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। तो 13,57,000 डिवाइड बाय कितना रेट है जीएसटी का, 18, तो डिवाइड बाय 18% करूंगा मैं, 13,57,000 आपका ये आएगा 11,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11,50,000 आएगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग टैक्स बोलो आपका 11,50 है, एक्सक्लूडिंग टैक्स। अब ये देखकर बोलो आपको क्या कंसिडरेशन फॉर रिसीव्ड फॉर द सेम इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये देखकर आपको क्या याद आ रहा है ये सब। अगर सामने वाला पीएसयू है, पीएसयू बोलो टीडीएस का क्वेश्चन हो सकता है, और वही है, देखो आप, जीएसटी का रेट 18%, व्हाट विल बी योर व्यू विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन, एप्लीकेबिलिटी बतानी है आपको, एप्लीकेबिलिटी एज पर सेक्शन 50 में। तो बोलो एप्लीकेबल, ये पहला क्वेश्चन है, इधर दूसरा क्वेश्चन भी है, बोलो एप्लीकेबल कब होगा, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टू, बोलो सामने वाला टैक्स डिडक्ट कब करेगा, अगर रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट वो कौन होना चाहिए, वो 6 कैटेगरी ऑफ पर्सन थे, ठीक है, एंड वन ऑफ दोज 6 पर्सन याद है, गवर्नमेंट, लोकलिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, फिर बोर्ड और अथॉरिटी जिसमें 51% और मोर कंट्रोल है, फिर वो सोसाइटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की सोसाइटी, और एक था पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये 6 टैक्स डिडक्टर हैं। उसके अलावा जो है ये जो है गुड्स और सर्विस है, तो बोलो ये बंदा क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा, एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी मोर देन 2,50,000। तो बोलो कंडीशन हो रही है, रेसिपिएंट टैक्स डिडक्टर की कैटेगरी में आता है। फिर बोलो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 11,50,000 है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 11,50,000, भले ये 11,50,000 5 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, ठीक है, 11,50,000 अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं, तो बोलो एक इंस्टॉलमेंट 2,30,000 का है, ईच 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो अगर इंस्टॉलमेंट वाइज देखोगे तो बोलो 230 है, लेकिन बोलो हम इंस्टॉलमेंट नहीं देखते, हम तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं विच इज मोर देन 2,50,000। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 250 और वो टैक्स डिडक्टर है, सारी कंडीशन हो रही है। बोलो इस केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यस, एंड व्हाट इज द पीरियड बाय विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड, तो आपको डिपॉजिट करना है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को डिपॉजिट करना है, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और ये नेक्स्ट मंथ कैसे आएगा, तो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, जिस महीने में टैक्स डिडक्ट किया उसके सब्सिक्वेंट मंथ की 10 तारीख को, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद बोलो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट फॉर अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो बोलो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो उसका अकाउंट, उसको क्या क्या अकाउंट मेंटेन करना है। तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में अगर आपको याद हो बड़ी सारी डिटेल्स थी कि किसको क्या क्या मेंटेन करना है। यहाँ पर एक पॉइंट था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये एज इट इज जो है डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देना था।
ठीक है, चाहो थोड़ी अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डिटो कॉपी पेस्ट। तो ये जो था बस ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इस केस में ये डॉक्यूमेंट मेंटेन कर। उसके बाद डिस्क्राइब प्रोविजन रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 71B, ये था फॉर अ कंसिडरेशन। 71C रीड विद शेड्यूल बन गया था विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में मेरे को बोलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपको याद हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन होगा, तो चाहे वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, बोलो दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, इट इज अ सप्लाई। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विदाउट कंसिडरेशन हो, विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज 71C बोल रहा हूं, विदाउट कंसिडरेशन, तो इस केस में ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड प्लस वो होना चाहिए रिलेटेड पर्सन से और एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। एक चार्ट बनवाया था आपको, अगर ये हो रहा है तो ही सप्लाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ चाहे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो, ऑलवेज सप्लाई, या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए फ्रॉम रिलेटेड, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन उनको सर्विस देगा ही कौन। तो बस ये थियरी क्वेश्चन था, ये पहली बार नहीं आया, ये पहले भी एक दो बार आ चुका है 5 मार्क्स के लिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट, लिस्ट आउट द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनवॉइसिंग। बोलो इनवॉइसिंग एग्जेम्पशन है, मतलब क्या उसको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको याद हो यहाँ बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जीटीए, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बड़े सारे पॉइंट। ठीक है, आप लिख सकते हैं नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय द सर्टेन रीजंस, व्हाट आर दे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है अक्रॉस इंडिया, इंटर तो छोड़ो, शायद फाइनल में भी कोई नहीं पढ़ाता होगा, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल का, और जीएसटी काउंसिल का जो एक पॉइंट है ये मॉड्यूल में आपको मिलेगा, क्योंकि हम जीएसटी काउंसिल में हम लोग बड़ी सारी बातें पढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या क्या काम करती है, उसको किसने कॉन्स्टिट्यूट करा, उसमें कितने मेंबर्स हैं, वोटिंग पावर क्या है, रेजोल्यूशन कैसे पास होता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जीएसटी काउंसिल जो उसका देखो एक काम दिया आपको, ये नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड, उसका कोई काम इनवैलिड नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ द 3 रीजन। पहला, अगर मान लो वैकेंसी थी या डिफेक्ट रह गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, काउंसिल जो बनाई है हमने, कॉन्स्टिट्यूट करी है, उसमें मान लो कोई उसको कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त कोई डिफेक्ट रह गया था, प्रोसीजरल डिफेक्ट रह गया था। ठीक है, डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर, किसी को मेंबर अपॉइंट करते वक्त कोई डिफेक्ट रह गया था, या फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज रह गई। तो ये 3 केसेस में अगर जीएसटी काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है तो बोलो उसको फिर भी क्या माना जाएगा, वैलिड। ठीक है, उसकी कोई प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। बस ये क्वेश्चन था, बट ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछेगी, बट खैर ऐसा है तो अब क्या करें। कमिश्नर हैज नोटिफाइड सम स्पेसिफाइड पर्सन्स टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वापस अकाउंट्स रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है, अब किसको मेंटेन करना है, एजेंट। एजेंट क्या एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, तो देखो जहां हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट देखा था ना, वहीं कहीं आपको एजेंट, ये एजेंट, एजेंट को ये सब मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर आप गौर करोगे जो रिसेंटली May 24 में जो पेपर आया था, उसमें जहां तक मुझे याद है नए चैप्टर जितने पूछे नहीं गए थे, ये देखो ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। फिर 5 मार्क का, उसके बाद ये देखो ये भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है 5, मतलब 5 वो 5 ये 10 मार्क हो गए। उसके बाद टीडीएस का क्वेश्चन है 5 मार्क का। ठीक है, टीडीएस, और टीडीएस के बाद जो है ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई 3, और ये 5 मार्क का प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, 5 मार्क का प्लेस ऑफ सप्लाई। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था फ्रॉम 3 चैप्टर्स, प्लेस ऑफ सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और ये वो पेपर था, ये वो चैप्टर थे जो नए नए ऐड हुए May 24 से। तो क्या ऐसा था, अब मेरा ओवरऑल व्यू है कि पेपर जो था वो कंपैरेटिवली इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है। डीटी का पेपर जो था वो थोड़ा लेंदी था, आईडीटी कंपैरेटिवली इसलिए शायद शॉर्ट रखा गया हो, आईडीटी का पेपर आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर, हाँ अनडाउटेडली पेपर जो एडजस्टमेंट पूछी गई, जो ट्रिक्स हैं वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो जो है यूजफुल लगा हो और इनकम टैक्स जीएसटी का डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, स्पेशली वो लोगों से जो लोग जनवरी 25 में एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, आगे जो जनवरी 25 है उनके लिए भी हम लोग बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक यू।